हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के इस लेक्चर में हम डीपीपी का सोल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे हम उन क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आईआईटी जेईई मॉड्यूल जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, जल्दी से लेट्स गो थ्रू इट वेरी क्विकली। आपको पता होगा, आई बिलीव दैट ये पूरा मॉड्यूल फ्री ऑफ कोर्स कॉस्ट है, यानी आईआईटी जेईई का पूरा मॉड्यूल, सारे टॉपिक्स के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस, सारे डीपीपीस जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उन डीपीपीस के सारे वीडियो सॉल्यूशंस, सारे एग्जांपल्स, illustrations, all these video lectures are available on either Magnet Brains website or on the YouTube channel of Magnet Brains. Apart from that, हर चैप्टर पे we ensure कि minimum 500 questions practice करवाए जाएं through illustrations, DPPs, PYQs, लाइव हमारे डाउट क्लेरिफिकेशन सेशन के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, मॉक्स के थ्रू। तो इन सब के थ्रू विल इंश्योर कि हर टॉपिक पे मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको PYQs मिलते हैं, मतलब पास्ट ईयर्स, पिछले 20 सालों के आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके वीकली टेस्ट चैप्टर, मतलब हर चैप्टर को जब आप एनालाइज करना चाहें, इवैल्यूएट करना चाहें, तो उसके लिए भी आपके टेस्ट होंगे जिसके थ्रू आप अपना स्टैंड देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी जनरल क्वेरी से रिलेटेड गाइडेंस हम वक्त वक्त पर लाइव आते रहेंगे और आपके सारे क्वेरीज और सारे कंसर्न्स भी सॉल्व करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिवीजन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, हर चैप्टर के कल्मिनेशन के बाद उसका एक पूरा रिवीजन, एक वन शॉर्ट रिवीजन, ये भी हम प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से दोबारा पढ़ा दिया जाए। और फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवैल्यूएट कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप यू गॉट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी डीपीपी के हम क्वेश्चंस डिस्कस करते जा रहे थे, तो डीपीपी का आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन समझेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। वो कह रहा है, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग दिस एग्जामिनेशन, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जल्दी से एक छोटा सा रिविजन लेते हैं। बिफोर दैट, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक जल्दी से एक छोटी सी चीज समझते हैं। आई होप आपको फर्स्ट जब लेक्चर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के थ्रू सेट्स का एक फॉर्मूला डेवलप किया था, वो फॉर्मूला याद होगा। क्या था वो फॉर्मूला, जल्दी से याद करिए। जब हम डिस्कस करते थे दो सेट, लेट्स से ए और बी, तो इन दोनों सेट्स का सम, मतलब यूनियन जब हम लेते थे, सम इज अ रॉन्ग वर्ड, जब इन दोनों का जब हम यूनियन लिया करते थे तो हम क्या लिखते थे उसे, सेट ए प्लस सेट बी माइनस सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये दो सेट्स पर फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने बनाया था, वो याद होगा। सिमिलरली क्या कोई ऐसा फॉर्मूला तीन सेट्स पर भी बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। जब तीन सेट्स पिक्चर में आएंगे तो चीज़ें कैसे हो रही होंगी, जल्दी से वो समझते हैं। जब तीन सेट्स पिक्चर में आएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। अब देखो रीजन्स बहुत अलग अलग है, मतलब एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा, राइट। फिर एक रीजन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और इसे मैं कह देता हूँ जी, और लेट्स से इसे भी हम कह देते हैं एच। मतलब मेरे पास ये तीन सेट्स हैं, इन तीन सेट्स के कॉम्बिनेशन से और फाइनली सब चीज़ें मिला के एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है। और फाइनली इन तीन सेट्स में भी एक अलग अलग रीजन्स हैं। हम इस फॉर्मूले पर आएंगे, इनसे क्या फॉर्मूला कैसे क्या बनता है वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले ये जो अलग अलग रीजन्स मैंने बनाए हैं, ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे देखा जाता है, हम वो डिस्कस करते हैं। जल्दी से सुनिए क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी, लेट्स से ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट सी है। वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं जल्दी से मैं पूछूं अगर आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं, है ना, ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ये अलग अलग रीजन्स में लोग लाए कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, यहाँ पे कुछ लोग होंगे, इस रीजन में कुछ नंबर्स होंगे, इस रीजन में कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हर जगह स्कैटर्ड है, मतलब रखे हुए हैं, है ना। हमने वेन डायग्राम के थ्रू ने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे मैं सिर्फ ओनली ए फाइंड कर सकता हूँ। मतलब आई होप यू रियलाइजिंग माई टर्म, ओनली ए, मतलब मैं सिर्फ उनमें इंटरेस्टेड हूं जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं। मैं वो रीजन ढूंढना चाह रहा हूं जो सिर्फ सेट ए को बिलोंग करता है, सिर्फ सेट ए को। ये अलग अलग बातें हैं, देखो बात समझो। पूरा सेट ए ये है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पूरा सेट ये हमारा पूरा सेट ए है, बट इस पूरे सेट ए में प्रॉब्लम ये है कि कुछ रीजन ए और बी दोनों को बिलोंग करता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ रीजन ए और सी दोनों को बिलोंग करता है, और कुछ रीजन तो ए बी सी तीनों को बिलोंग करता है। तो सेट ए के पास अलग अलग कैटेगरी के रीजन्स हैं।
मतलब एक रीजन जो ओनली ए के लिए डेडिकेटेड है, एक रीजन जहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ए और बी के, एक रीजन जहाँ पे ए और सी के एलिमेंट होंगे, और एक रीजन जहाँ पर ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स होंगे। बट मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो रीजन बताइए जो सिर्फ ए को बिलोंग करता है। तो ओनली ए को बिलोंग करने वाला रीजन कौन सा होगा? आई होप आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है, ये रीजन सिर्फ ए का है, ये सेपरेटली आइसोलेटेडली, ये सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ ए को बिलोंग करता है। मतलब ये जो ए वाला रीजन है, स्मॉल ए से जिसको हमने डिनोट किया है, मतलब अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये जो रीजन है, ये रीजन सिर्फ और सिर्फ ओनली ए के लिए डेडिकेटेड है। तो शैलाई से ओनली ए अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहूंगा वो किसके लिए होगा, मतलब वो कहाँ होगा? स्मॉल ए वाला एरिया। आई होप आपको ये समझ आया। अगर इतना समझ आया तो कोई आपसे पूछता कि ओनली बी किधर होगा सर, तो मैं कहता हूँ ओनली बी किधर है सर? ओनली बी ये रहा। आई होप आपको ये दिख रहा है, ये जो रीजन है ये सिर्फ ओनली बी को बिलोंग करता है। सो दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। उस रीजन को मैंने लेबल कर दिया, उस रीजन को मैंने नाम दे दिया है, तो रीजन क्या हुआ? स्मॉल बी। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता कि सर बताओ ओनली सी किधर है, तो हम ओनली सी किधर ढूंढते हैं सर? ओनली सी किधर होगा सर? सिर्फ सी के अकेले सी के एलिमेंट्स किधर है इधर? प्रॉब्लम समझ आ रही है ना? मतलब मैं यहाँ ढूंढूंगा तो इनके बारे में खास बात ये होगी कि सर ये सी और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। इनके बारे में बोलता तो सर ये सी और ए दोनों को बिलोंग करते हैं, और जी वाला जो रीजन है वो तो तीनों को बिलोंग करता है। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझसे कोई ओनली सी पूछता है, मतलब सिर्फ सी के बारे में पूछता है, तो वो सी क्या होगा भाई? इसको कैपिटल बना देते हैं क्योंकि सेट पूरा हमारा कैपिटल लेटर है, तो वो स्मॉल सी वाले रीजन से डिनोट हो रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई। अब अगर मैं पूछता, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता दैट व्हाट रीजन रिप्रेजेंट्स ए और बी। अब देखो ये बात आई, व्हाट रीजन रिप्रेजेंट्स ए और बी। अब ए और बी मतलब याद आया आपको, हमने सेट थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और मीन्स यूनियन, मतलब मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ? ए और बी। तो ए और बी का मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ ए यूनियन बी। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है ए और बी, तो आप क्या लिखोगे क्लास? आई होप आपको दिख रहा है ए और बी। तो ए और बी मतलब क्या सर? पूरा ए और पूरा बी, उसमें कुछ सी का भी आ गया, चलेगा। मतलब ये डी जी और ई जो है वो सी का हिस्सा है, चलेगा। सर क्या वो ए और बी को बिलोंग करता है? बात खत्म, हमें किसी और चीज़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मुझसे कोई ए और बी या ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा वो क्या है? वो है ए बी रीजन, वो है फिर डी ई एफ रीजन। आई होप आपको सभी को दिख रहा है। और सिमिलरली वो एक और रीजन है, कौन सा? जी। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसा कुछ कुछ बहुत सारे रीजन्स बनते चले जा रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली कोई मुझसे पूछता कि सर सी बी और सी क्या होता, तो बी और सी भी आप निकाल सकते थे। अभी मैं इसे लिखना अवॉइड कर रहा हूँ, मैं बस बता दे रहा हूँ कि बी और सी क्या होता है। देखो बी और सी क्या होता है? बी और सी मतलब ये वाला रीजन, कौन सा रीजन? ये वाला रीजन जो सिर्फ बी एंड सी, मतलब बी और सी को बिलोंग करता है। तो बी और सी मतलब ये वाला पूरा रीजन, ये बी और सी के लिए होता। तो यहाँ पर जो भी रीजन्स थे मैं उनका सम कर देता, तो बी और सी के लिए हो जाता। सिमिलरली क्या मैं बी और सी मतलब क्या स्टूडेंट्स? बी और सी मतलब बी यूनियन सी। सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछता सी और ए या ए और सी, आई होप आपको पता है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब अगर मैं लिखूँ ए और सी या सी और ए, वो एक ही बात है। तो ए और सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन सी। और ए यूनियन सी क्या होगा स्टूडेंट्स? ए यूनियन सी मतलब सारे ए के एलिमेंट्स ले लो सर, और सारे सी के एलिमेंट्स ले लो। तो ये जो रीजन है जिसमें ऑब्वियसली कुछ बी के भी आ गए, कौन कौन से आ गए? ये डी जी और ई, ये बी के भी एलिमेंट्स है, बट चलेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ ए और सी चाहिए थे। अब उसमें कुछ भी आता है तो चलेगा। सो दैट्स हाउ ए और सी हमारे जो सेट्स हैं वहाँ पे हमें ए यूनियन सी मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। थोड़ा और आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने पूछा होता आपसे ए एंड बी, अब देखो फर्क है सारा शब्दों का। अगर मैंने आपसे पूछा होता व्हाट डू यू मीन बाय ए एंड बी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए एंड बी, तो मैं कहता कि सर ए एंड बी एक अलग चीज़ होगी। अब क्या हो गया वो? ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे ए एंड बी, मतलब अब मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो ए को भी बिलोंग करते हैं एज वेल एज बी को भी बिलोंग करते हैं। और एंड वर्ड का मतलब आई होप आपको याद आ रहा होगा, अगर और यूनियन होता था तो एंड क्या हुआ करता था? इंटरसेक्शन। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं, मतलब ए एंड बी, मतलब ए एंड बी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सिनेरियो। और अगर ए एंड बी चाहिए तो कहना है इसे मैं कहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ? मैं चीज़ें सर ए एंड बी के लिए सिर्फ इस रीजन में ढूंढ रहा हूँ। ए एंड बी, ए एंड बी मतलब क्या सर? ए भी हो और बी भी हो, तो शैलाई से वो इस रीजन की बात कर रहा है। सो डी और जी विल बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो अगर कोई मुझसे पूछता है ए एंड बी, तो आई वुड हैव सेड इट इज नथिंग बट डी एंड जी रीजन्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि सर ए एंड बी, तो आपने बता दिया, क्या आप बी एंड सी बता सकते हो? व्हाट विल बी बी एंड सी स्टूडेंट्स? बी एंड सी मतलब बी एंड सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? बी और सी का इंटरसेक्शन आई होप सबको दिख रहा है, दैट इज ई प्लस जी, है ना? सिमिलरली आप बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता सी
एंड ए, तो सी एंड ए क्या होता है भाई, सी एंड ए मतलब सी एंड ए का इंटरसेक्शन, और वो क्या होगा, सी और ए का इंटरसेक्शन, देखो जल्दी से ध्यान से, वो क्या हो रहा है, एफ प्लस जी। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल गेट डिफाइंड। अच्छा एक और बात सोच के बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने पूछा होता कि बताओ जरा व्हाट इज ए एंड बी एंड सी, मतलब मैं ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूं विच आर ए एंड बी एंड बिलोंग टू सी, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, ए बी और सी तीनों का कॉमन, तो शैल आई से वो सिर्फ ये जी है, आई होप आपको दिख रहा है, तो वो सिर्फ ये अगर जी है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, जी। अगर इतना क्लियर हुआ तो एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं क्लास, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझो, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मुझे इन तीन सेट्स के यूनियन पर भी एक फॉर्मूला मौजूद हो, मतलब जैसे टू सेट्स के यूनियन पे फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, सेट ए प्लस सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या मैं तीन सेट्स के यूनियन पर भी कोई फॉर्मूला बना सकता हूं, हाँ क्रिएट किया जा सकता है। चलिए ट्राई एंड डेवलप दैट, लेट्स ट्राई एंड डेवलप दैट। तो मेरे पास तीन सेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इन तीन सेट्स में क्या क्या चीज़ें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट और इसके बाहर ये तीन सेट्स है ना, इन तीन सेट्स में अलग अलग रीजन है, ये पूरा ए होता है, ये पूरा बी होता है और ये पूरा सी होता है। मैं इसके अंदर के रीजन्स को अलग अलग नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैं इसके अंदर के रीजन्स को नाम दे देता हूँ स्मॉल ए, है ना, ये हो जाता है मान लेते हैं स्मॉल ए, ये हो जाता है स्मॉल बी और ये हो जाता है स्मॉल सी, ये हो जाता है स्मॉल डी, ये हो जाता है स्मॉल ई और ये हो जाता है स्मॉल एफ, और इसे हम कह देते हैं स्मॉल जी। सो अलग अलग रीजन्स हैं, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ एक फॉर्मूला बनाना, किसके लिए, फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ मैं ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, सर ए बी और सी का यूनियन, और ए बी और सी का यूनियन क्या होगा कि सर आप पूरा ए ले लो, पूरा बी ले लो और पूरा सी ले लो, मतलब ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन किसको बिलोंग करेगा, ए बी और सी के यूनियन को, है ना। सो दैट्स ए और बी और सी। सो दिस इज हाउ ए यूनियन बी यूनियन सी इज गोइंग टू बी डिफाइंड। तो अगर मैं मैथमेटिकली अपनी लैंग्वेज में समझूँ तो वो कौन कौन से रीजन्स हैं, सो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, सर ये होगा ए, फिर आपको लेना है बी और फिर आपको लेना है सी। मैंने पहले ओनली ए ओनली बी और ओनली सी ले लिए, फिर मैं क्या ले रहा हूँ ओनली ए एंड बी, मतलब ये देखो ये जो डी है दिस इज ओनली ए एंड बी, मतलब अभी मैंने डी के साथ जी को इंक्लूड नहीं किया, मतलब मैंने सिर्फ किसको लिया, डी को, डी वॉज वॉट ओनली ए एंड बी, है ना। सो दैट वॉज वॉट, इसके साथ मैंने ऐड किया डी, फिर मैंने ऐड किया ई और फिर ऐड किया एफ। तो डी ई एफ क्या है, डी ई एफ आर ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी एंड ओनली ए एंड सी। सो डी ई एंड एफ आर ओनली ए बी बी सी और सी ए के इंटरसेक्शन, बट ये सिर्फ ए बी सिर्फ बी सी और सिर्फ ए सी के इंटरसेक्शन है। आई होप आपको ये फर्क समझ आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्लासेस के साथ। अभी हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे थे ओनली ए ओनली बी और ओनली सी की, मतलब ओनली ए एंड बी ओनली बी एंड सी और ओनली सी एंड ए। तो क्या क्या हो जा रहे हैं क्लास, वो हो जा रहे हैं डी, वो हो जा रहा है ई और वो हो जा रहा है एफ। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं पूछूं ओनली ए एंड बी एंड सी, या फिर अगर मैं सीधा सीधा ऐसा भी कह देता ए एंड बी एंड सी, तो क्या होता क्लास जी। और ये सब हमारे तीन सेक्शंस क्या बनाते हैं, दीज थ्री सेक्शन, मतलब ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ये ओनली ए एंड बी ओनली बी एंड सी एंड ओनली सी एंड ए, और ये क्या होता है ए एंड बी एंड सी। तो इन तीनों को जब मैं साथ में क्लब कर देता हूँ तो मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाता है। बट इस तक पहुंचने का क्या कोई और तरीका भी है, मान लो मुझे तो सिर्फ ये बता दिया जाए कि ए की क्या वैल्यू है सर, मुझे बता दिया जाए कि बी की क्या वैल्यू, मुझे ये बता दिया जाए सी की क्या वैल्यू है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन दे दिया जाए, और ए बी और सी का कॉमन एक ट्रिपल इंटरसेक्शन भी दे दिया जाए, तो फिर चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगे, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, हम उसको बनाने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, खत्म हो जाएगी 2 मिनट में, जल्दी से देखिए क्लास। मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी को जब मैं ढूंढने चला था, तो मैं अगर पहले ए बी और सी को ऐड कर दूं, देखो जब आपने ए को ऐड किया तो आपने ए में डी जी एफ, जब बी को ऐड किया तो बी जी ई, और जब सी को ऐड किया तो एफ जी ई, ये ऐसी चीज़ें भी ले आए। तो कहना है इसे, इसमें से सर एक काम करो, आप ए और बी का इंटरसेक्शन एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, आप इसमें से बी और सी का इंटरसेक्शन एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और आप इसमें से एक बार सी एंड ए का इंटरसेक्शन एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो जब आप ए लाए थे और ए और बी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जा रहा है, ए में से, मतलब ये ए पूरा हुआ, इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो डी और जी चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ ए और एफ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, मतलब मैं एक चीज़ लिख के बता सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हम अवॉइड करें थोड़ा सा। और ध्यान से सुनो, अगर इसके आगे मैं गया तो इसके आगे मुझे क्या मिलता है, अब अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी ले रहा हूँ तो बी में से अगर बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज बी, बी इज दिस, ये पूरा,
और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या, ये वाला पार्ट, तो क्या बचाएगा, बी और डी। ऐसे अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के साथ आपको चीजें मिलेंगी, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ ऐसा ही जब सी में से आप सी इंटरसेक्शन है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब एक काम करो कि सर आपने कुछ चीजें हटा तो दी है, बट कुछ चीजें ट्रिपल हट गई हैं। ट्रिपल हट गई है मतलब, ध्यान से सुना, देखो मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें और इजीली समझ आएगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ ताकि फाइनली चीजें क्लियर हो। देखो इसमें क्या गड़बड़ हमने कर दी वो रियलाइज करो। व्हाट वाज ए, सर ए वाज, व्हाट वाज ए, ए वाज दिस होल, मतलब ए वाज बेसिकली ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, राइट। नाउ व्हाट वाज बी, सर बी वाज, व्हाट वाज बी, दिस वाज होल ए, राइट, ये पूरा ए है। What was B? B was B, D, G, E. I hope you can see this. B plus D plus G plus E. This was all B. By the way, what was C? Sir, C was this whole set. C was this set. Which set? C, E, G, F. So that was C, E, G and F. But मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से इनके इंडिविजुअल इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो। इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो मतलब A, D, G, F, मतलब A में से, आई होप यू आर रियलाइजिंग, ये B है और ये C है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसमें कस्टमाइजेशन चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में थोड़ी चीजें डबल काउंट हो रही हैं। देखो जैसे जी और एफ यहां भी आ गया, जी यहां भी आ गया और ई आ गया, यहां पे फिर जी और एफ आ गया, तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। मैंने कुछ तो गलत लिखा है, आई थिंक ए डी जी एफ यहां लिखा है, बी डी जी यहां लिखा है, और ये होगा सी ई जी एफ, बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना आप क्लास। अगली चीज मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस वाले पार्ट में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट किया। व्हाट वाज ए इंटरसेक्शन बी? दैट वाज डी प्लस डी। तो यहां से मैंने डी प्लस जी को सब्ट्रैक्ट किया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बी इंटरसेक्शन सी जो है, ये जो बी इंटरसेक्शन सी जो क्या है जी और ई, तो मैंने यहां से जी एंड ई सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आपको चीजें दिख रही हैं। और मैंने ये वाले पार्ट में से, मैंने सी में से सी इंटरसेक्शन ए सब्ट्रैक्ट किया। तो सी इंटरसेक्शन ए क्या था, एफ प्लस जी, यानी ये जो एफ प्लस जी है ये मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आपको ये फॉर्मूला पूरा समझ आ रहा है। अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या गड़बड़े कर दिया, क्या क्या चीजें एडजस्ट हो गई है ना। समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ चीजें जो एडजस्ट होती हुई दिख रही है वो क्या है क्लास, जैसे कि मुझे ये जो डी और जी है, ये डी और जी कैंसिल हो जा रहा है, ये जो जी और ई है और ये जी कैंसिल हो जा रहा है, और ये जो जी और एफ है और ये जो जी एफ है ये कैंसिल हो जा रहा है। मतलब मेरे पास बच क्या रहा है, मैं वो लिख लेता हूँ। मेरे पास जो बच रहा है सर वो ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पूरा पार्ट अलग है। अब जो यहाँ से बच रहा है, मतलब इसका जो सम बच रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो घबराना मत, बस ध्यान से सुनना क्या क्या बच रहा है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। सर मेरे पास ए और एफ बच रहा है, तो मेरे पास बचा ए और एफ, है ना। सर यहाँ से मेरे पास बी और डी बच रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ से मेरे पास बचा बी और डी। अच्छा, और क्या बच रहा है सर, और हमारे पास सी और ई बच रहा है। तो सब कुछ सही है सर, अभी तक सर सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है। कहानी अभी तक बहुत हद तक सॉर्टेड है ना। आपके पास क्या बच रहा है, ए और एफ, बी और डी और सी और ई। तुम ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे ए और एफ मिल गया, दिख रहा है सबको। मुझे बी और डी मिल गया, दिख रहा है क्या सबको। मुझे सी और ई भी मिल गया। लेकिन अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी ढूंढने चला था, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मुझे एक चीज मिसिंग है, वो क्या क्लास, बस एक चीज मिसिंग है, वो कौन है, जी। तो जी होता क्या है सर, जी कुछ नहीं होता है सर, जी होता है ए बी और सी का इंटरसेक्शन। तो सर एक काम करिए, ए बी और सी का इंटरसेक्शन इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब अगर मुझे यहाँ पे एक जी चाहिए, अगर यहाँ पे एक जी चाहिए, तो उस जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस जी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर दो। उस जी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी सर, वो जी कुछ नहीं होता है, वो जी होता है ए बी और सी का इंटरसेक्शन। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आया कि इनमें से जब कैंसिल होते होते फाइनली मैं ये वाली चीज यहाँ पे ऐड कर दूंगा जी, तो ये पूरा फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारी LHS और RHS इक्वल हो जाएगी। LHS और RHS मतलब सर ए यूनियन बी यूनियन सी इस एक्सप्रेशन के इक्वल होती है। ये एक्सप्रेशन कैसे बना, सबको समझ आया। मेरा कंसर्न है कि एक्सप्रेशन आपको याद रहे। तो एक्सप्रेशन याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनना है क्लास, हमारे पास फॉर्मूला बनना है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें चाहिए 3 सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले लेंगे सेट ए, फिर हम सेट बी और सेट बी, इन तीनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम कर देंगे। फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा ए और बी का इंटरसेक्शन, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा बी और सी का इंटरसेक्शन, और हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया सी एंड ए का इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। और यही तो बात मैं शुरू से सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपको चीज़ें पता होंगी कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जब आपको चीज़ें पता होंगी कि कैसे हो रही हैं, तो आप बहुत ईजिली फॉर्मूले बना पाएंगे, आप चीज़ें याद रख पाएंगे। आपकी जब चीज़ें समझी हुई होंगी ना, तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। इसलिए हमेशा हमारा एम्फेसिस होगा कि हम चीज़ें समझें, ना कि रटें, क्योंकि समझा हुआ बहुत अच्छे से याद रहेगा। और एक चीज जो मिसिंग थी, याद है तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि वो जी सब जगह से चला गया था, तो जी ऐड करना पड़ेगा। तो जी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। बट कुछ चीज़ें एज्यूम्ड होती हैं कि आपको ये चीज़ें पता लगाई जा सकती है या आप चीज़ें वर्कआउट कर सकते हो। तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन, जो डीपीपी का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन पर आते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे जब आएंगे हम, तो हमें बोला जा रहा है दैट देयर आर 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशंस इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आई होप यू रियलाइज, जब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 नंबर्स आए, 3 वैल्यूज आई, तो हमें 3 सेट्स की जरूरत पड़ी। मतलब ये 3 सेट्स वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा 37 स्टूडेंट्स, मैं से किसी और अलग कलर से बता देता हूँ कि वो कह रहा है कि 37 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास होते हैं, 24 स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास होते हैं और 43 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पास होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं इसे डिस्क्राइब करना चाहूँ, विजुलाइज करना चाहूँ, तो कैसे कर सकते हैं क्लास? जल्दी से सुनिएगा, चीज़ों को हम फटाफट देख लेंगे। बस एक सेकंड मुझे दीजिए। हमारे पास क्या क्या स्टूडेंट्स हैं? 37 मैथ्स, 24 फिजिक्स और 43 केमिस्ट्री। तो 37, 24 और 43, है ना। सो वी हैव 37 स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स पास किया, वी हैव 24 स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स पास किया, एंड वी हैव 43 स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री पास किया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ। मतलब ओवरऑल मेरे पास जो डेटा है वो क्या है कि सर मैथ्स पास करने वाले टोटल स्टूडेंट 37। अब देखो मैथ्स ओवरऑल 37 है, मतलब ये भी और ये तीनों को पास करने वाला, ये सब हमारे पास टोटल 37 है। सिमिलरली केमिस्ट्री पास करने वाले आई थिंक 24 है। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री ही 24 था ना। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। ये जो है ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो है 43 ये केमिस्ट्री वाले हैं। मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, है ना। बढ़िया, चलिए ध्यान से समझिए। सो 37 मैथ्स, 24 फिजिक्स और 43 केमिस्ट्री। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। सो ये जो है हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। अब वो ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है अटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथमेटिक्स, अटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथमेटिक्स, है ना। आई एम रियली सॉरी, पूरा नहीं पढ़ा मैंने। अटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। अब सोचो क्लास, जैसे ही ये कंजंक्शन एंड यूज हुआ, क्या आपको क्लिक हुआ कि वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है अटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। तो वो कह रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब एम और पी का इंटरसेक्शन का अटमोस्ट वैल्यू, मतलब इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब ये जो है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 19। मतलब कह रहा है सर ज़्यादा से ज़्यादा 19 लोग ही पास हो पाए, मतलब या तो 19 या 19 से कम। पर वो आपको एक इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन के टर्म्स में रिलेशन दे रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स पास करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 19। मतलब ये जो रीजन होगा ना, ये रीजन ज़्यादा से ज़्यादा 19 लोग बिलोंग करेंगे। आई होप आपको ये लाइन का मतलब समझ आ रहा है। फिर से एक और चीज़ पढ़ते हैं क्लास, वो यहाँ पे ये भी लिख रहा है अटमोस्ट 29 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। क्या आपको ये लाइन समझ आई कि ज़्यादा से ज़्यादा 29 स्टूडेंट्स ने मैथ्स और केमिस्ट्री पास किया? तो मैथ्स और केमिस्ट्री वाला रीजन कहाँ है क्लास? ये मैथ्स और ये केमिस्ट्री, मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स होंगे? 29। तो मैं एक और बात पता चली कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री, आई होप आपको याद होगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन। सो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं? 29। आई होप आपको इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस, आई एम रियली सॉरी, ये मैक्सिमम है तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे जो साइन आना चाहिए वो क्या होगा भाई? दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि वो बोल रहा है मैथ्स एंड केमिस्ट्री में मैक्सिमम 29 पास हुए हैं। तो वो जो नंबर होगा 29 से कम ही होगा ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 29, या उससे हमेशा छोटा है या उसके इक्वल, ज़्यादा से ज़्यादा 29 होगा। सिमिलरली वो एक और बात कह रहा है कि अटमोस्ट 20 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं। मतलब ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो इंटरसेक्शन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब ये वाला रीजन, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हैं क्लास? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देयर आर 20 स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं निकालूँ इस रीजन के लिए, मतलब कौन कौन? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी क्लास? 20। मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन वो जो होगा वो हमेशा 20 या 20 से छोटा होगा। क्या आपको ये सारी बातें समझ आई? अब जैसे ही ये सब कुछ दिखा, क्या आप बहुत कुछ वर्कआउट कर सकते हो? तुम सोच के देखो, हमारे पास m है, p है, c है, इनकी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो फाइनली क्या इसके बारे में कुछ कुछ जो पूछा जाए वो बता सकते हैं? क्योंकि ये वो खास रीजन है। ये कौन सा खास रीजन है? जो तीनों को बिलोंग करता है। मतलब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को बिलोंग करता है। और अगर ये तीनों को बिलोंग करता है तो उसके बारे में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्लास। क्वेश्चन में वो कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जाम। तो ऐसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने तीनों एग्जाम पास की? मतलब आर यू रियलाइजिंग, वो इस डेटा पे बात करना चाह रहा है। और इस डेटा पे जब बात करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला में जल्दी से एक तरफ लिख देता हूँ आपके रिकॉल करवाने के लिए। हम फॉर्मूले पर ही चीज़ें रख देंगे फटाफट और आंसर ले आएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी? फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथ्स का यूनियन क्या होगा भाई? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऐड कर देंगे, फिर आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे केमिस्ट्री एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन, और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये बात तीनों याद है। और जो एक मिसिंग हो जाता है उसके लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन एक बार ऐड करेंगे। बट ये सब कर क्यों रहे हैं? मतलब हमसे जो मिनिमा, मैक्सिमा, अजीब अजीब सी बातें पूछी जा रही हैं। सर ये फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है? ये फॉर्मूला क्यों काम कर रहा है मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करने का सोचो। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स टोटल तीनों का यूनियन क्या होगा कि सर इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो, अरे हाँ है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो यूनियन है, मतलब ये जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है क्लास? इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 50। आई होप अगर मैं यहाँ लिखूँ अलग से तो यहाँ समझ आएगा। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो यूनियन निकल के आ रहा था वो कितना आ रहा था भाई? 50, है ना, दैट 50। और इस तरफ राइट हैंड साइड पे क्या क्या वैल्यूज है वो सुनना। इस तरफ जब राइट हैंड साइड पे वैल्यू है तो हमसे एक वैल्यू तो पूछी जा रही है फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथ्स की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की वैल्यू कितनी है? 24, 43 और 37। तो मैं लिख देता हूँ। इस तरफ मुझे क्या मिल रहा है? 24, 43 और 37। आई होप आपको याद होगा। इंडिविजुअली पीसीएम को हम ऐड कर रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। किस किस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री और मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मतलब 19, 20 और 29 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं किस किस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं 19, 20 एंड लेट मी जस्ट रीवेरीफाई, 19, 20 एंड 29 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक वैल्यू जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है क्लास? वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का इंटरसेक्शन। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को पास किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने एक अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ की है। वो कह रहा है सर इसमें एटमोस्ट इतने हुए हैं, तो इसमें लार्जेस्ट कितने लोग पास हो सकते थे, वो ये पूछ रहे हैं। तुम खुद सोचो क्लास, ज़रा दिमाग लगा के सोचो, समझना बात को। अगर मैंने इस रीजन को मैक्सिमाइज कर दिया, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर मैंने इस रीजन को मैक्सिमाइज कर दिया, अगर मैंने इस रीजन को मैक्सिमाइज कर दिया और अगर मैंने इस रीजन को मैक्सिमाइज कर दिया, तो कहना है से मेरे पास इस रीजन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है? एक और तरीके से समझाता हूँ, फिर से आइए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्सिमम 19 लोग इन दोनों में पास हुए, मैक्सिमम 29 लोग इन दोनों में पास हुए और मैक्सिमम 20 लोग इन दोनों में पास हुए। तो ओवरऑल वो क्या बात पूछ रहे हैं आपसे कि सर यहाँ का जो मैक्सिमम है ना, ये जो पार्ट है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 19, मतलब या तो 19 होगा इससे छोटा होगा। सर इस रीजन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना वो है 20, और ये जो रीजन है इस रीजन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 29। तो पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पूल, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो तीनों एग्जाम पास कर रहे होते वो कितने हो सकते हैं। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ रहा है। एंड वेयर आई नीड टू इंश्योर कि ये जो सम है 37, ये सम 24 है और ये सम 43 मेंटेन करना है। आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर आपके पास होगा। देखो एक बात समझो, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ओवरऑल फाइनली जो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? मतलब मुझे क्या चाहिए? द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जाम। मतलब मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने तीनों एग्जाम पास की होती। तो जल्दी से यहाँ तक आप चीज़ें देखिए, या रादर इतना डेटा देखिए और यहाँ से समझने की कोशिश करिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से यहाँ तक देखिए चीज़ें क्लास। अब जब फाइनली आपने ये चीज़ देखी तो आपने समझा होगा कि अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना होगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। देखो इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी और अगर ये तीनों इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो कहने से मुझे यहाँ पर इसकी अब मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आप ऐसे समझो कि जब आप बड़ी वैल्यू घटा देते हो तो मिनिमम वैल्यू मिलती है ना। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा है। मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि ए और बी का डिफरेंस मुझे कम से कम रखना है, तो ए और बी का डिफरेंस मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है, जो भी रखना होता, तो मैं क्या करता? बी को ए के क्लोज लाता अगर मुझे डिफरेंस कम से कम रखना है, और अगर मुझे डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है तो मैं क्या करता? मैं ए को बढ़ाता और बी को कम करता। मतलब ए को जितना दूर, मतलब डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब ए को दूर से दूर ले जाता और बी को इधर दूर से दूर ले जाता। इनके बीच में जितना ज़्यादा मैं इनको पोलराइज रख सकता था उतना रखता, तो डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता। और अगर डिफरेंस कम से कम रखना है तो मैं क्या करूँगा? मैं बी को ए के क्लोज लाऊंगा,
है ना। हमसे पूछा जा रहा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब ये लार्जेस्ट क्या हो सकता है, मतलब इतना तो हो गई होगा मिनिमम। तो सर ये जो होती है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, और अगर मैंने रिड्यूस किया, मतलब इनकी सबसे बड़ी वैल्यू रिड्यूस की, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जल्दी से हम इसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आगे क्या लिखूंगा वो समझिएगा क्लास, जल्दी से देखिए। मैं बोलूंगा कि मैं काम करता हूँ, मैं इन तीनों का सम कर लेता हूँ, है ना। तो जल्दी से हम 24, 43 और 37 का सम करते हैं। तो 43 प्लस 37, देखो 43 प्लस 7 50, 50 प्लस 30 80, और 80 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 24 इज 104। इन तीनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं 19 और 29 को ऐड करता हूं। तो 29 प्लस 9 इज 38, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 20 इज हाउ मच, 68, और ये 68 हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब जब 68 104 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं काम करता हूँ 68 को 2 दे देता हूँ, तो मेरे लिए 70 हो गया, ब्रेन में 70 है। 104 में से 4 ले लेता हूँ, तो वो बचा 100। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, तो वो डिफरेंस कितना हो गया ओवरऑल, 6। अब मान के चलो ये 70 है और ये 100 है, तो 70 और 100 का बीच का डिफरेंस कितना है, 30। सो वो डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 36। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, ये पूरे नंबर्स ओवरऑल कितने बन रहे हैं, प्लस 36। प्लस 36 इधर गया, तो ये हो जा रहा है 50 माइनस 36, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के इंटरसेक्शन से। और 50 माइनस 36 कितना होता है, 14। तो मैं कहूँगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा 14 से तो छोटी होगी। 14 से छोटी होगी का क्या मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14। और अगर इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम 14 हो सकता है, मतलब हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 14 मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए था 14। मतलब कोई बोले कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पास कर सकते थे, तो आंसर होता 14। और वो आंसर आया कैसे क्लास, उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या हमने डिस्कस किया, याद करिए। फॉर्मूले को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी will be set A plus number of elements in set B plus number of elements in set C minus number of elements in set A and B and C and C and A plus number of elements in set A and B and C। इंटरसेक्शन और यूनियन का पूरा गेम है। ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। आई होप आपने फॉर्मूला नोट डाउन किया और यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अगर अभी तक आपने यहाँ तक चीज़ें जो भी समझाई गई अच्छे से समझी, तो आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और समझेंगे। वो कह रहा है दैट A1 A2 ऐसे करके बहुत सारे सेट्स हैं, A1 A2 A30, सो देयर आर टोटल सच 30 सेट्स। और वो कह रहा है ये जो 30 सेट्स हैं, दे ऑल ईच ऑफ देम हैव 5 एलिमेंट्स। तो इन टोटल 30 सेट्स में देयर आर 5 एलिमेंट्स। फिर एक और बात वो कह रहा है दैट ये B1 से लेके Bn तक, अब यहाँ पे वो रिवील नहीं कर रहा है कि कितने सेट्स हैं। तो ऐसे से A1 A2 A30, ये टोटल 30 सेट्स थे। ऐसे कुछ B1 से लेके Bn तक भी मेरे पास कुछ सेट्स हैं। और ये कितने सेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल n सेट्स हैं। वो नंबर हमें रिवील नहीं किया जा रहा है। फिर वो आगे क्या बोलता है, विथ ईच 3 एलिमेंट्स, मतलब हर B1 B2 B3 हर उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और सिमिलरली जो ये थे A1 A2 A3, इन हर A1 में एक में 5 एलिमेंट थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही हैं। फिर वो क्या कह रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा है। वो कह रहा है यूनियन, देखो ये साइन का मतलब क्या है, पहले साइन के मतलब को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। I'll just make you understand the meaning of this sign। जैसे आपने समेशन सीखा है, देखो समेशन का साइन कैसे काम करता है। समेशन का साइन बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, ऐसा आप लोगों ने सीखा होगा। जैसे समेशन, फिर यहाँ पे लिख देते हैं अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या रहता है 1 से लेके लेट्स से 30 तक। तो इसका मतलब क्या रहता है, आप बोलते हो कि सर एक्स का वैल्यू पहले 1 ट्राई कर लो, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही 1 ट्राई करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1 रखा तो ये 1 स्क्वायर। फिर आप क्या करते हो, समेशन। इस साइन का मतलब होता है समेशन, मतलब प्रॉपर्ली, बहुत ही प्रॉपर्ली टाइप्ड रहता है। अभी तो मैंने बहुत ही अजीब सा बनाया है बट ऐसा कुछ दिखता है। तो समेशन, फिर आप समेशन मतलब आप ऐड करोगे। आप ऐड करके क्या लिखते हो, आप ऐड करके लिखते हो आप एक्स को 1 से इंक्रीज कर देते हो। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट करते जाना। तो अब जैसे ही एक्स को 1 से इंक्रीज किया, पहले 1 था, 1 से इंक्रीज किया तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो अब एक्स की जगह मैं रखूंगा 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्स को फिर 1 से इंक्रीज करूंगा। तो अभी x2 था, x को फिर 1 से इंक्रीज किया तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो अब मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर। ऐसे करते 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 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेके मैं x की आखिरी वैल्यूज को 30 तक लेके जाऊंगा। तो फाइनली जो आखिरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 30 स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा साइन होता है समेशन का। आई होप आपको समेशन के साइन का मतलब समझ आया। समेशन के अलावा एक और साइन होता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का साइन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। प्रोडक्ट का साइन मैथमेटिकली इज डिनोटेड बाय दिस पाई। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब पाई का मतलब कैसा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट्स से कुछ भी लिख लेते हैं ना, लेट्स से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन थीटा। सुन रहे हो क्या, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ पे बोल दे रहा है कि थीटा की वैल्यू लेट्स से आप ले रहे हो, लेट्स से यू नो कुछ भी ले लेते हो, मतलब थीटा की वैल्यू लेट्स से बोल रहा है कि कुछ समवेयर अराउंड
लेट्स से 1 डिग्री है ना, मैं थीटा की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1 डिग्री, और ये कहाँ तक जाना चाहिए 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आए। वापस ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ये हमारी फाइनल कल्मिनेशन की वैल्यू है। यहाँ पर भी x इज 1 से शुरू हुआ और 30 पे कल्मिनेट हुआ, और हमने इस एक्सप्रेशन में वो x की चेंजिंग वैल्यूज को सम करते चले गए। ये था समेशन। अब जब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ तो इस पाई साइन का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले आप थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे 1, यू विल स्टार्ट विद द इनिशियल वैल्यू। तो पहले आएगा साइन ऑफ 1 डिग्री। अभी जब ऊपर आप समीशन ले रहे थे तो आप प्लस कर रहे थे, लेकिन इस बार जब ये पाई है यानी प्रोडक्ट है, तो अब साइन 1 डिग्री के साथ अब आप मल्टीप्लाई करोगे। आप मल्टीप्लाई किसे करोगे, साइन अब 1 डिग्री को 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही 1 से इंक्रीज करेंगे तो 1 डिग्री प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो अगली वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 2 डिग्री। ऐसे करते करते फाइनली अब हमारी जो वैल्यूज चलती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी क्लास, नेक्स्ट टर्म होगी साइन 3 डिग्री, और ऐसे करते करते मैं फाइनली कहाँ से कल्मिनेट करूंगा, चलता चला जाएगा और मैं फाइनली से कल्मिनेट करूंगा 90 डिग्री पर। तो जो आखिर में फाइनल सारा प्रोडक्ट होके आएगा वो होगा साइन कितना 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री इज द फाइनल टर्म। आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि सर ये तो होना चाहिए था साइन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा एक्सप्रेशन पाई के पास लिखा हुआ है ना, पूरे एक्सप्रेशन पे पाई लगा हुआ है। मतलब और वो स्पेसिफिकली बता सकता था कि ये साइन थीटा के ऊपर वो ब्रैकेट लगा सकता था। मतलब आप ऐसा नहीं लिखोगे साइन 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री। नहीं, साइन ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं लेना है, लेना है साइन थीटा पे पूरा ऑपरेशन। मतलब ये एक्सप्रेशन बार बार मल्टीप्लाई होगा विद एन इंक्रीमेंट, मतलब 1 डिग्री फिर साइन 2 डिग्री फिर साइन 3 डिग्री ऐसा। आई होप आपको समेशन और पाई समझ आया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में उसने यूनियन का साइन यूज किया है। यूनियन का साइन कैसे यूज किया है, देखो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, क्वेश्चन में लिख रहा है यूनियन 1 से लेके 30 AI। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इस बात से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। देखो उसने क्या लिखा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और बहुत क्लैरिटी देगी ये चीज़ आपको इस लेक्चर में। ध्यान से देखिए, वो लिख रहा है यूनियन। अब यूनियन पे वो क्या कर रहा है, वो आई की वैल्यू शुरू कर रहा है 1 से और आई की वैल्यू लेके जा रहा है 30 तक, और वो क्या ले रहा है AI। देखो तुम्हें अब क्लियर होने लगा होगा जब तुमने समेशन और प्रोडक्ट समझा तो AI का मतलब क्या है। देखो जल्दी से क्या कहना चाह रहा है वो, इसका मतलब है कि अभी जब तक समेशन होता था तो हम ऐसे प्लस 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 करते जाते थे, जब पाई होता था तो हम प्रोडक्ट करते चले जाते थे। तो अगर यूनियन है तो क्या करेंगे, यूनियन है तो ऑब्वियसली यूनियन लेते जाएंगे। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1 ट्राई किया, तो आई का वैल्यू 1 ट्राई किया मतलब क्या A1। आई होप बहुत बेसिक सी बात है। फिर यूनियन आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज किया, जब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज किया तो ये कितना हो जाएगा A2। फिर आप यूनियन लेंगे तो ए का वैल्यू 1 से और आई का वैल्यू फिर 1 से इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा A3। ऐसे करते करते आप यूनियन लेते चले जाओगे और जो आखिरी में फाइनल आपका सेट आएगा वो होगा आई का वैल्यू 30। तो आखिर में जो फाइनल सेट आएगा वो होगा यूनियन A30। मतलब बीच में जो भी वैल्यू है A4 A5 A29 तक सारे वैल्यूज सारे सेट्स आएंगे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमसे एक और बात कही गई थी कि सर यूनियन ऑफ दिस, बाय द वे दिस इज व्हाट J, दिस इज नॉट J, दिस इज आई थिंक B, है ना, दिस इज BJ। मतलब यहाँ पे एक टाइपो है क्लास, यहाँ पे इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ये ऐसा होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन लाइक दिस BJ। मतलब अगर इसे और ठीक से समझना है तो इस वाले पार्ट को मैं रीराइट कर दे रहा हूँ। दिस इज रिटन लाइक दिस, यूनियन J का वैल्यू 1 से जा रहा है N तक और वो ले रहा है ये BJ, है ना, और इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कह रहा है, S के इक्वल। इस S पे हम बात करेंगे बट फिलहाल हम इसको वर्कआउट करते हैं कि ये BJ का यूनियन क्या है। आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई आपसे कहे यूनियन ऑफ BJ, जहाँ पे J कहाँ से शुरू हो रहा है, सर J यहाँ पे शुरू हो रहा है 1 से, आई रिपीट J यहाँ पे शुरू हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है N तक, क्योंकि B वाली सीक्वेंस मुझे पता नहीं है ना, जो B वाले सेट्स हैं B1 B2 B3 Bn, ये कहाँ तक जा रहा है वो N की वैल्यू नहीं पता है। तो दिस इज अगेन अ यूनियन ऑफ ऑल द B वाले सेट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, J का वैल्यू पहले 1 ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा B1, फिर मैं B की वैल्यू मतलब J की वैल्यू 1 से इंक्रीज करूंगा तो अगला यूनियन, क्योंकि ये साइन यूनियन का है तो अगला वैल्यू कितना हो जाएगा B2, फिर मैं अगला यूनियन लूंगा क्या B3, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी N तक, क्योंकि इस बार B के साथ मुझे टर्म्स नहीं पता है। तो B जो आखिरी टर्म होगी वो क्या होगी N। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई। अब पता है वो क्या कह रहा है, वो एक बड़ी खास बात कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा है। आपने वो इंपॉर्टेंट बात सुनी या नहीं, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है सर कि सर यूनियन, ध्यान से सुनिएगा, आई का वैल्यू 1 से 30 तक AI और यूनियन आई का वैल्यू 1 से लेके N तक, J का वैल्यू 1 से लेके N तक BJ, ये सब एक वैल्यू S के इक्वल है, ये सब एक वैल्यू S के इक्वल है। मतलब क्या कि सर सारे A वाले सेट्स का सम कर लो, मतलब सारे A वाले सेट्स का यूनियन ले लो और सारे B वाले सेट्स का यूनियन ले लो।
आप सारे या तो A1 A2 A3 से लेके 30 तक सारे एलिमेंट्स देख लो या फिर B वाले सारे एलिमेंट्स देख लो, वो सब सेम है। वो सब किसके सेम है? वो सब एक सेट S के इक्वल है। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसको यहीं पे विजुलाइज करते हैं। वो ये कह रहा है कि सर इन सब का यूनियन ले लो, मतलब A1 के एलिमेंट ले लो, A2 के एलिमेंट ले लो, A3 के एलिमेंट ले लो। फिर वो कह रहा है B1 के एलिमेंट ले लो, B2 के एलिमेंट ले लो, B3 के एलिमेंट ले लो, ये सारे Bn तक के एलिमेंट्स ले लो। ये सब किसके इक्वल है? इन सब का यूनियन एक एलिमेंट एक सेट S के इक्वल है। और वही सेट किसके इक्वल है? वही सेट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेके A30 तक के यूनियन के इक्वल है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि A1 जैसे बहुत सारे सेट होंगे, जैसे मान लो जैसे कि A1 में कुछ एलिमेंट्स हुए, मान लो A1 में कुछ एलिमेंट्स हुए, है ना, A2 में कुछ एलिमेंट्स हुए, ऐसे करते करते फाइनली A30 में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कैसा क्या सीन है, बट ऐसे टोटल ये सारे एलिमेंट्स हैं। जब इन सबका पूरा यूनियन ले लोगे, जब इन सबको पूरा कंबाइन कर दोगे, यूनियन, आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है, तो वो एक कॉमन सेट S के इक्वल है। एंड वही सेट S इन सारे B के भी इक्वल है। किन सारे B के इक्वल है? कि सर अगर आप B1 का, B2 का, B3 का से लेके B4 Bn तक का जो यूनियन लेंगे, इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो इसी सेट S के इक्वल है। मतलब एक S सेट है, उसी में से मैंने बांट दिए किसमें? B1 B2 B3 Bn में, और उसी सेट S से मैंने एलिमेंट्स बांट दिए A1 A2 A3 से लेके A30 तक में। अब क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्या सर मैं ये पता कर सकता हूँ कि सेट S में कितने एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? ध्यान से सुनिए। इसको पता करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो उसने लिखा था, आपने बस पढ़ा नहीं ध्यान से, उसने लिखा था बड़ी डिटेल्ड मैनर में लिखा था कि सर A1 से लेके A30 तक 30 सेट्स हैं, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। हर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, दूसरी बात, ये B1 से लेके Bn n सेट्स हैं और हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। आई रिपीट, हर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। बट एक खास बात, आप आगे इस क्वेश्चन को पढ़िए। वो कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs इन एग्जैक्टली 9 ऑफ द BJs। क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? और इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है तो यहीं पे इस वीडियो को पॉज करिए और पता करिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स S में कितने हैं। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए और पता करिए। चलिए, आई होप अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है कि चीजें कैसे काउंट होती है, आपने वर्कआउट कर लिया होगा कि S में कितने एलिमेंट्स होंगे। और अगर नहीं किया है तो इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। देखो वो कह रहा था each element of S belongs to exactly 10 of the AIs। इसका मतलब है कि समझो बात को, S में मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, आई डोंट नो कितने, बट S में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं। बट मान लो S का ये पहला एलिमेंट है। अभी जो S का पहला एलिमेंट है ना, ये 10 I's में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब 10 A में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब A1 में गया होगा, A2 में गया होगा, A3 में गया होगा, A5 में गया होगा, ऐसे लेके ये A10 तक गया होगा। फिर S का एक और एलिमेंट होगा, वो भी कुछ 10 लोगों में 10 A के सेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहना ही से सर लॉजिक्स बड़ा सिंपल सा है, आप बस कैलकुलेशन कर लोगे, बस एक गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ क्या कर दोगे? ऐसे समझो, उसने तो क्या बोला सर कि हमारे पास टोटल 30 सेट्स हैं और हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहता सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तो ये बोलता कि सर अगर टोटल मेरे पास A1 से लेके ऐसे A30 सेट्स हैं और सर हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है? सर मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अगर हर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो टोटल 30 सेट्स में 30 × 5 150 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। पर आपको एक प्रॉब्लम समझ आ रही है, 150 एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इस बात को समझो, कोई भी एक एलिमेंट A1 से लेके A10 तक, मतलब 10-10 सेट में रिपीट हो रहा है, तो आपने एक एक एलिमेंट को 10 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। तो जो आपने कैलकुलेशन की है, इसको किससे डिवाइड करोगे? अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक और तरीके से विजुलाइज करवाता हूँ। ध्यान से देखो, मैं इस स्लाइड पे वापस आता हूँ, पर फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझो। मान लो मेरे पास S के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है ना, ऐसे अलग अलग करके कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। आई डोंट नो, वही तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि S के अंदर कितने एलिमेंट है। वो कह रहे हैं सर S के अंदर जो एलिमेंट है ना, मान लो S का एक एलिमेंट है, मतलब S का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10A। मतलब ये जो एक एलिमेंट है, ये मान लेते हैं A1 के पास गया होगा, A2 के पास गया होगा, A10 के पास गया होगा, राइट। तो ये जो एक एलिमेंट है, ये इन 10 AI के पास है, A1 A2 A। बस एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ हो रहा है। S का जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, वो भी किन्हीं 10 A के पास है। तो टेक्निकली जब आप ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आप 13 × 5 कर दे रहे हो, तो 13 × 5 आपको मिल जा रहे हैं 150 एलिमेंट्स। बट 150 एलिमेंट्स रियलिटी में है ही नहीं। रियलिटी में एलिमेंट्स हैं
150 अपॉन 10 यानी 15। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है। अरे हम बेसिक सा कैलकुलेशन है ना, कोई भी चीज़ अगर 10 बार रिपीट हो जा रही है तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी मुझे एक बार की काउंटिंग आ जाएगी। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है जो आई होप आपको समझ आता होगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ मैंने 10 बार काउंट कर ली है तो अगर मुझे उसे एक ही बार काउंट करना है तो मैं उसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। अगर ये बेसिक सी कैलकुलेशन समझ आ रही है तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल रिजॉल्व दिस थ्रू सम अदर टेक्निक एज वेल इन सम अदर लेक्चर, बट आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सिमिलरली उसने एक और बात की थी, देखो अभी और समझ आ जाएगा जब मैं बी के थ्रू समझाऊंगा। देखो जल्दी से बी में क्या कहता है वो ध्यान से पढ़िएगा। बी में उसने लिखा है, ध्यान से सुनना, वही एस के जो एक एक एलिमेंट हैं एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 9 ऑफ दी बीजेस। इसका क्या मतलब है क्लास? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा मतलब है कि सर हर एस का एक एक एलिमेंट, हर एस का एक एक एलिमेंट ऐसे 9 बी के पास है, मतलब बी 9 तक ऐसे एक एलिमेंट 9 बीज में गया। तुम सोचो जब तुम यूनियन लोगे तो अगर वो B1 में भी है, B2 में भी है, B3 में भी है, B9 में भी है तो वो 9 बार नहीं आएगा, वो सिर्फ एक बार आएगा। तो हमने उसको 9 टाइम्स काउंट कर लिया, और अगर 9 टाइम्स काउंट कर लिया है, हर चीज़ को मैंने 9 बार काउंट कर लिया है, मतलब हर चीज़ मेरी 9 बार रिपीट हो गई है। तो अगर हर चीज़ मेरी 9 बार रिपीट हो गई है तो मैं इसको सिंगल टाइम काउंट करने के लिए 9 से डिवाइड करूंगा। क्या आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे इसको 10 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? इट्स लाइक ये एक का सिनेरियो है। मतलब मेरी कहानी बड़ी सिंपल सी है कि सर टोटल ए कितने हैं, मेरे पास ऐसे 10 बैग्स हैं, पर हर चीज़ वो जो रिपीट हो रही है, हर बैग में 5-5 ऑब्जेक्ट हैं। पर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली सर, वो 5-5 ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक एक ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट उस बैग में भी इस बैग में, मतलब फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट सेट थ्योरी के कंसेप्ट से आप समझ पा रहे हो कि वो कॉमन चीज़ रिपीट हो रही है। मतलब कॉमन चीज़ इस सेट को भी बिलोंग करती है, वो कॉमन चीज़ इस सेट को भी बिलोंग करती है। मतलब इस एस का हर एक एलिमेंट जो इस ए में 5-5 मौजूद हैं, गड़बड़ ये है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हर एक एलिमेंट ऐसे 10-10 सेट में मौजूद है। मतलब वो एक एलिमेंट 10 सेट से शेयर्ड है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट को रैंडमली उठाऊं और पूछूं कि आप कितने ए को बिलोंग करते हो, तो वो एलिमेंट बोलेगा कि मैं 10 एस को बिलोंग करता हूं। तो जब मैंने A1, A2, A3 ऐसा पूरा यूनियन लिया, मतलब जब मैंने 13-5 किया तो 13-5 में मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने गड़बड़ ये कर दी, मैंने उस हर एलिमेंट को 10 बार काउंट कर लिया, क्योंकि वो A1 से भी आया, फिर वो A2 से भी आया, फिर वो A3 से भी आया, ऐसे A10 तक आया। तो मैंने एक एलिमेंट को 10 बार काउंट कर लिया, मतलब ऑब्वियसली मैंने हर एलिमेंट को 10-10 बार काउंट कर लिया। तो अगर हर एलिमेंट को 10-10 बार काउंट कर लिया तो ओवरऑल वो एलिमेंट्स एक्चुअली थे कितने? वो एलिमेंट्स थे जितनी भी बार काउंट किया डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हर चीज़ को मैंने 10 गुना काउंट किया, 10 बार काउंट किया, तो उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। क्या आपको अब ये समझ आ रहा है कि मैं इसको 10 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? आई होप अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिमिलरली उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही। बात क्या थी क्लास? उसने बोला था कि हर जो भी है मतलब एस का एक एक एलिमेंट ऐसे 9 बीज में मौजूद है। अच्छा हमको तो ये पता था, सुनना ध्यान से, हमारे पास बी कितने थे क्लास? हमारे पास n बी थे, और हर बी में कितने एलिमेंट्स थे? देखो हर ए में 5-5 सेट थे, हर एलिमेंट में 5-5 एलिमेंट्स थे, और ऐसे ही हर बी में कितने एलिमेंट्स हैं? हर बी में 3-3 एलिमेंट्स हैं। मतलब इस बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे अगर n बी है, मतलब B1 पहला, B2 दूसरा, B3 चौथा, तीसरा, B4 चौथा, ऐसे करके टोटल Bn मतलब n बीज हैं। मतलब सोच के देखो, अगर एक गणित से देखता तो मेरे पास बी कितने थे सर? एक गणित से देखा होता तो नंबर ऑफ जो बी है, मतलब पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, ऐसे n बीज हैं। और हर बी में कितने एलिमेंट है सर? हर बी में 3 एलिमेंट हैं। तो टेक्निकली कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? n × 3। बट फिर से आपने गड़बड़ कर दी। अरे गड़बड़ क्या हो गई सर? गड़बड़ ये हो गई कि उसने बोला तो था, आपने ध्यान से सुना नहीं। ध्यान से क्या नहीं सुना सर? कि ये जो है एस का एक एक एलिमेंट एग्जैक्टली 9 बीज में मौजूद है। एस का एक एक एलिमेंट एग्जैक्टली 9 बीज में मौजूद है। इसका ये मतलब है सर कि जब आपने इसको उठा के रखना शुरू किया, मतलब बात को समझो, एस का कोई एलिमेंट होगा, मतलब मान लो इस एस सेट में से, मतलब मैंने क्या किया, एस सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, आई डोंट नो कितने, पर वो एलिमेंट कुछ यहाँ बांटे, कुछ यहाँ बांटे, कुछ उसको दिए, कुछ उसको दिए, मतलब 3-3 सब जगह दे दिए। पर मैंने क्या किया, अगर एक एलिमेंट उठाया तो वो 9 बी को दिया। मतलब जैसे मान लो इस एस के पास एक एलिमेंट था, लेट्स से फॉर अ व्हाइल स्मॉल एक्स, तो मैंने स्मॉल एक्स B1 को भी दिया, B2 को भी दिया, B3 को भी दिया, B9 तक दिया। फिर लेट्स से एस के पास एक एलिमेंट था स्मॉल वाई, वो वाई मैंने B2 को भी दिया, B3 को भी दिया, B10 को भी दिया। मतलब ऐसे 9 बी को एक एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब एक एक चीज 9 सेट्स के पास मौजूद है, मतलब एक एक चीज 9 बार काउंट हो रही है। मतलब हर एलिमेंट को मैं 9 बार काउंट कर रहा हूं। और अगर फिर से हम वही गलती कर रहे हैं कि हम हर एलिमेंट को 9 बार काउंट कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे 9 से डिवाइड। क्या आपको इतना समझ आया? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अच्छा बाय द वे इक्वल साइन क्यों यूज़ किया? आई होप आपको समझ आ रहा है कि इक्वल साइन करने का मोटिव है।
इक्वल साइन यूज करने का मोटिव क्या है सर? इक्वल साइन यूज करने का मोटिव बड़ा सिंपल सा है कि सर इसके अगर सारे एलिमेंट्स का यूनियन ले लें और अगर इसके सारे एलिमेंट्स का यूनियन ले लें तो वो सेम होते हैं, वो सेम सेट एस होता है, क्योंकि एस मेरे पास एक सेट था। मतलब इसको ऐसे समझो, तुम्हारी क्लास है। अब तुम्हारी क्लास में से हमने क्या किया, तुम्हारी क्लास में से मैंने दो तरह के कैटेगराइजेशन किया। देखो मैं इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से समझाता हूँ, तुम्हें बहुत इजीली समझ आएगा। और अब तुम्हें ये 10 और 9 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ समझ आ जाएगा। मान लो तुम्हारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, तुम्हारी क्लास में जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब मैं इनका कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। कैटेगराइजेशन कैसे कर रहा हूँ मैं? इनका कैटेगराइजेशन स्पोर्ट्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स कैसे? कुछ लोग लेट्स से क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, है ना, और कुछ लोग लेट्स से बैडमिंटन खेलते हैं। ये अलग अलग स्पोर्ट्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया, है ना। और सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं का इनके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया। सब्जेक्ट्स कैसा? मैंने मान लो इनको मैथ्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया, मैंने मान लो इनको फिजिक्स के बायो के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया, मतलब आईटी जेई और नीट के डिवीजन के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया। तो वही सेम डेटा सेट का एक बार मैंने, ये हमारे वो बी वाले हैं, बी आई, बी टू, बी थ्री, बी एन, ये वो अलग अलग सेट हैं। और ये हमारे ए वाले सेट है, A1, A2 लेके A30 तक। मतलब ऑब्वियसली मैंने अभी 3 और 2 ही लिए बस तुम्हें समझाने के लिए, बट आई होप यू आर मेकिंग सम सेंस आउट ऑफ इट कि वो डेटा सेट सेम था, वही सेम डेटा सेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखो हुआ क्या होगा, समझो उस क्वेश्चन में हो क्या रहा होगा। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि सर देखो मान लो ये 5 नंबर है। अब 5 में से कुछ लोग ऐसे होंगे सर, जैसे मान लो कि ये ए जो है, ये ए यहाँ पे भी गया, जैसे ए बी सी ने मैथ्स लिया और ए ने दोनों ले लिया, मैथ्स एंड बायो दोनों। तो ए क्या करता है, ए बोलता है कि मैं मैथ्स में भी जाऊंगा सर, और मैं किस में जाऊंगा, मैं फिर बायो भी लूंगा। तो वो ए के अलावा जो बी और सी के अलावा जो बच गए वो कौन, डी और ई। तो देखो ये प्रॉब्लम हो रही है कि ए 2 बार काउंट हो गया। वेल हमने तो सिर्फ ए को 2 बार काउंट किया, उसने क्या किया, हर एलिमेंट को ऐसे 10 एस के पास और हर एलिमेंट को ऐसे 10 बीस के पास भेजा। तो हर चीज को जब मैं एस के टर्म्स में काउंट कर रहा था तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हर चीज को जब मैं 20 के कॉन्टेक्स्ट में टोटल कर रहा था तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज 10 गुना हो रही है, हर चीज 9 गुना हो रही है, मतलब 10 बार ज्यादा या 9 बार ज्यादा काउंट हो रही है। जैसे यहाँ पे भी अब ऑब्वियसली एक इंसान एक से ज्यादा स्पोर्ट्स लाइक कर सकते हैं। मतलब मान लो बी ने बोला कि मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, बी और सी ने क्रिकेट का बोला, है ना, लेकिन बी और सी के अलावा सी और डी बोलते हैं कि हम फुटबॉल भी खेलेंगे, है ना। और इसके अलावा क्या बच रहा है, जैसे ई और ए, तो ई और ए के अलावा, मतलब मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक ये जो डेटा सेट है ये एक से ज्यादा सेट में मौजूद हो सकता है। और जब इस एलिमेंट को आप काउंट करोगे तो इस काउंटिंग के हिसाब से क्या होगा, इस काउंटिंग के हिसाब से तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना, पर रियलिटी में तो वो एक ही है ना। तो उसकी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, उसको एक ही बार काउंट करने के लिए मैं वो 10 और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली डेटा बहुत स्कैटर्ड सा है, बट वहाँ पे बहुत सॉर्टेड सा है। सॉर्टेड सा क्या है कि हर ए में 5 हैं, हर बी में 3 एलिमेंट्स हैं, और हर ए में जो एस का एक एलिमेंट है वो ऐसे 10 एज में मौजूद है, और एस का एक एक एलिमेंट हर बी में 9 बी में मौजूद है। तो इसलिए मुझे टोटल जो बी की कैलकुलेशन बैठ रही है n इंटू 3 को 9 से डिवाइड करना पड़ रहा है, और जो ए की टोटल कैलकुलेशन बैठ रही है 30 इंटू 5 उसको 10 से डिवाइड करना पड़ रहा है। आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझ आ रही है। मतलब अगेन बात यहीं पे बॉइल डाउन हो जाती है कि अगर आप क्वेश्चंस ठीक से समझना सीख गए, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ते आ गया, अगर आपने लैंग्वेज इंटरप्रेट कर ली, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। As I have been telling you constantly कि it's all about understanding the language। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो फाइनली कैन आई कंक्लूड कि अभी फिलहाल जो मुझे चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है कि सर ये जो नंबर है, मतलब एस सेट के अंदर ए सेट के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होगी वो इतना होगा। मतलब अगर मैं पूरा ए का यूनियन ले लूँ, है ना, मैं पूरा यूनियन ले लूँ कहाँ से कहाँ तक, आई की वैल्यू 1 से लेके 30 तक ए आए, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। लेकिन अगर मैं बी पे यूनियन ले लूँ, मतलब बी जे पे, जहाँ पे यूनियन क्या ले रहा हूँ, जे का वैल्यू 1 से लेके n तक, तो वो कैलकुलेशन ही आएगी। और ये दोनों कैलकुलेशन सेम है, क्योंकि ये दोनों कहाँ से निकल के आए, वो सेट एस से। ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, उस सेट एस के, जिन्हें मैंने कभी सब्जेक्ट के बेसिस पे और कभी स्पोर्ट्स के बेसिस पे अरेंज किया। आई होप आपको अब कहानी समझ आने लगी। और अगर मैं वर्कआउट करूँ यहाँ से तो आई थिंक मैं बहुत ईजिली एन की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ। एन की वैल्यू आने से आई थिंक हम काफ़ी क्लोज हो गए आंसर के, क्योंकि क्वेश्चन में उसने फाइनली पूछा क्या था हमसे, जल्दी से देखो। क्वेश्चन में उनसे पूछा था देन n इज इक्वल टू, तो हम काफ़ी क्लोज नहीं होंगे, हमारा आंसर आ चुका है। देखो जल्दी से आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। 30 इंटू 5, आई थिंक कुछ कुछ कैंसिल भी हो रहा है, तो कुछ कैंसिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ये कितना हो जा रहा है, 0 0 हटा, 5 इंटू 10 15, अभी 15 को साथ में रखो, 3 का 9 3 टाइम्स 15 से 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 15 से जैसे ही 3 को मल्टीप्लाई किया 45, तो n का वैल्यू कितना आता है क्लास, n का वैल्यू आता है 45। सो जो नंबर ऑफ मतलब सेट्स थे जो b के, मतलब B1 B2 B3, वो कहाँ तक थे, 45 तक। आई होप आपको ये समझ आया। जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी नीड्स टू बी मार्क्ड।
आई रिपीट माई स्टेटमेंट, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड वो 10 और 9 से डिवीजन क्यों किया? मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मोर इंपॉर्टेंटली, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? क्या आपको ये लाइन का मतलब समझ आया कि इसका हर एलिमेंट 10 एस को और 9 बीस को बिलोंग करता है, इसीलिए हमने वो 10 और 9 से डिवाइड किया और इस तरीके से कहानी चली। और ये दोनों का जो यूनियन है वो एक कॉमन एस के इक्वल है, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो टोटल हैं या तो सारे ए के कंबाइन कर दो यानी यूनियन ले लो, या सारे बी को कंबाइन कर दो यानी सारे 20 का यूनियन ले लो, वो सेम है। क्या आपको ये सारी कहानी समझ आई? अगर इतना आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। आई होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन की। आप वीडियोस पोस्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्लास। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसमें वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? लेट आर 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। वो बोल रहा है ये जो एलिमेंट है ये रिलेशन है एक ए का। एक सेट क्या था भाई? 3 6 9 12, है ना? तो रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन कैसा है पता करना है। चलो, हमारे पास एक रिलेशन क्या था, ए पे अप्लाई किया हमने। ए पे क्या रिलेशन अप्लाई किया? ए के एलिमेंट्स कौन कौन थे भाई? 3 6 9 और 12। एक बात बताओ क्लास, सबसे पहली बात तो अगर ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए होना चाहिए, तो उससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन से होने से पहले हमें 3 बातें वेरीफाई करनी होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन की दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की तीसरी कंडीशन ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है? जल्दी से फटाफट चेक करेंगे। आई होप यू रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब सेम उसी का उसी से होना चाहिए। मतलब अगर इसमें 1 दिख रहा है तो वहाँ भी 1 दिखे, 2 दिख रहा है तो 2 की मैपिंग 2 से दिखे। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे 3 6 9 12 दिख रहा है। तो क्या मुझे ये 3 तरह की मैपिंग दिख रही है? मतलब 3 की 3 से, 6 की 6 से, 9 की 9 से और 12 की 12 से। क्या मुझे 3 का 3 से, 6 का 6 से और 9 का 9 से और 12 का 12 से मैपिंग दिख रहा है? मिनिमम अगर इतना मैपिंग दिखा तो मैं कहूँगा ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मुझे यस सर 3 3 दिखा, मुझे 6 6 भी दिखा, मुझे 9 9 भी दिखा, मुझे 12 12 भी दिखा। तो मैं कम से कम इतना तो अश्योर्ड हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। और ये रिफ्लेक्सिव होगा तो बात बन के आ चुकी है कि ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव हुआ तो ऑप्शन डी। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कुछ एक हुआ तो ऑप्शन बी और सी। और अगर तीनों हो गए तो मैं इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के ऑप्शन ए को प्रेफर करूंगा। आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने सारी टर्मिनोलॉजीज क्यों सीखी? मतलब आपको क्यों सिखाया गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों पता करना चाहिए, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों पता होना चाहिए, ये तीनों होने पर इक्विवेलेंस क्यों बनता है, ये सारी कहानी ये समझाने का आपको इंटेंशन समझ आ रहा है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर मुझे यहाँ तक चीज़ें मिली तो क्या मैं पता कर सकता हूँ ये सिमेट्रिक है या नहीं? अरे सिमेट्रिक तो बड़ी आसान सी बात है सर, इसमें जो भी ए से बी के पेयर मिले तो बी से ए के भी दिखने चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो मैं कहूँगा सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक मतलब पहला पेयर उठाते हैं। क्या मुझे 6,12 दिख रहा है? हाँ सर मुझे 6,12 दिख रहा है। और जैसे ही 6,12 दिखा तो क्या मुझे 12,6 भी दिख रहा है? जल्दी से वेरीफाई करते हैं। आई डाउट मुझे 12,6 नहीं दिख रहा है। आई होप आप ध्यान से देखो, मुझे कहीं भी 12,6 नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ 6,12 दिख रहा है। और अगर सिर्फ 6,12 दिख रहा है तो आपने एक प्रॉब्लम गड़बड़ कर दी है, आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। प्रॉब्लम ये कि ये क्या नहीं है कि ये सर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि 6 से तो 12 की मैपिंग है, मतलब इस रिलेशन में 6 का 12 से मैपिंग है, बट 12 का 6 से मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। एंड इफ इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता है। और ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता है तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सर ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। और जैसे ही सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो या नहीं हो हमें नहीं पता, बट ये इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। अब मैं जल्दी से पता करूंगा कि क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जल्दी से कैसे पता करेंगे क्लास? बहुत आसान सा तरीका हम यूज़ करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन पता करने के लिए। कहानी बड़ी सॉर्टेड सी है क्लास, कहानी क्या सॉर्टेड सी है ऐसे समझो जल्दी से। देखो मुझे दिख रहा है, जल्दी से सुनना। मैं 6 से 12 पे जा रहा था, है ना? तो 6 से 12 पे जब गए तो कोई बात नहीं, 12 कहीं ले जा रहा है क्या? नहीं ले जा रहा है। फिर सुनना, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बताने की तो जरूरत नहीं है, आई थिंक बहुत बेसिक सी बात है। अगर ए से आप बी पर जाते हो एंड आप बी से सी पर जाते हो तो ए सी पर लीड करे, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट करे, ऐसे सारे रिलेशन एग्जिस्ट करें तो हम ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ट्रांजिटिव। तो मैं बस वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैं 6 से 12 पे गया तो 12 को ले जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 3 से 9 पे गए तो 9 को ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब आप 3 से 12 पे गए, आई थिंक मेरे पास कोई कंसर्न नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव जैसा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक नहीं होना था, ये नहीं हुआ है ना, पर ये ट्रांजिटिव है, मतलब ट्रांजिटिव होने में दिक्कत खड़ी नहीं कर रहा है कुछ भी, मेरा कहना है। मतलब ट्रांजिटिव होने में दिक्कत क्यों नहीं खड़ी कर रहा है, क्योंकि समझो, सुनना मैं समझाता हूँ। देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। पहला सिनेरियो, सर आप 6 से 6 पे जा रहे हो, 6 से 12 पे जा रहे हो, मतलब इस 6 से इस 6 पे और इस 6 के इस 12 पे, तो क्या इस 6 से इस 12 पे जा रहे हो, हाँ ये पेयर मिल रहा है, तो वो तो रिफ्लेक्सिव होना और एक नॉर्मल सेट, एक नॉर्मल पेयर होने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब वहाँ तक तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी हैं, वहाँ तक चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, वहाँ तक चीज़ें डाइजेस्टेबल हैं। अच्छा, कुछ और सेट्स, कुछ और पेयर्स चेक कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। मान लो मैं चेक कर लेता हूँ 3 और 9 को, तो 3 और 9 के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है क्लास? ऑब्वियसली 3 9 3 12 और 3 6 भी बनेंगे। अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो मैं 3 से क्या बना देता हूँ, एक तो 3 से मुझे 6 दिख रहा है, एक मुझे 3 से 9 दिख रहा है, और एक मुझे 3 से कुछ नहीं दिख रहा है, बस 6 से 12 दिख रहा था। तो आई थिंक ये डेफिनेटली एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, समझो बात को, ट्रांजिटिव को वेरीफाई करने का तरीका। अभी 6 12 देखा, 3 9 देखते हैं। क्या मैं इस 3 तक कहीं से पहुँचता हूँ? हाँ, मैं इस 3 तक यहाँ से पहुँचता हूँ। सर 3 से 3 पहुँचना और 3 से 9 पहुँचना, तो क्या 3 से 9 पहुँचा जा रहा है? हाँ, वो यहीं पहुँचा जा रहा है, तो वो तो डेफिनेटली ट्रू होगा। यही बात आप 3 और 12 में देखोगे। 3 और 12 में कैसे देखोगे? सर 3 से 3 जा रहे थे, 3 से 12 जा रहे थे, तो क्या इस 3 से 12 तक जा रहे हो? हाँ सर आप जा रहे हो। आई होप बहुत बेसिक सी बात है। सेम कहानी सर, देखो आप 3 से 6 जा रहे हो और यहाँ 3 से 3 जा रहे हो। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो इस 3 से अगर 3 तक जाना है और अगर इस 3 से मैं 6 तक जा रहा हूँ, तो क्या मैं इस 3 से भी 6 तक जा रहा हूँ? आई होप मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन है तो। 3 से 3, 3 से 6, तो 3 से 6 हाँ मैं जा रहा हूँ, और वो एनीवे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो सेट डेफिनेटली है। तो आई वुड से दैट यस इट इज़ अ ट्रांजिटिव एज वेल। ये एक ट्रांजिटिव सेट भी है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी। हम रियली सॉरी, ये सेट नहीं होगा, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं किसी और तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई फील कि शायद आप ट्रांजिटिव में कन्फ्यूज हो रहे हैं, शायद आपको ट्रांजिटिव पे क्लैरिटी और चाहिए। तो जल्दी से ट्रांजिटिव को देखते हैं क्लास। ट्रांजिटिव को यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। देखो ऐसे सोचो, 3 ने लीड किया 6 की तरफ और 6 ने लीड किया 12 की तरफ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, yes, now I got to, yes, it's perfectly valid, it's perfectly acceptable। ध्यान से सुनना, I repeat my statement, बहुत ध्यान से सुनना। 3 ने लीड किया 6 की तरफ और 6 ने लीड किया 12 की तरफ, तो क्या 3 12 की तरफ लीड करता है? हाँ सर करता है, एंड दैट्स वाई आई हैव बीन एम्फेसाइजिंग दैट इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्लास? देखो एक पेयर एग्जिस्ट करता है, कौन सा? 3, 6। एक पेयर एग्जिस्ट करता है, कौन सा? 6, 12। तो ये 6 और 6 सेम है, तो 3 से 12 का भी पेयर होना चाहिए। तो हाँ 3 से 12 का भी पेयर है। मैं बस इतनी सी बातें करना चाह रहा हूँ। मैं एक और बात के थ्रू बता देता हूँ। जैसे अगर 6 12 को लीड कर रहा है, 12 किसी और को लीड कर नहीं रहा है, 9 किसी और को लीड कर नहीं रहा है, तो कहानी बस 3 सी हो जा रही है, क्योंकि सब 3 पे है। 3 से 9, 3 से 12, 3 से 6, तो डेफिनेटली एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो आई वुड से दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव ओनली गलत होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत इजीली समझ आई, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। अगर इतना क्लियर होता है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। यहाँ पे वापस एक और क्वेश्चन जिसके थ्रू इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का रिलेशन है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़, आई होप आपको ये बात पता है, नॉट सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। नॉट सिमेट्रिक मतलब नॉट सिमेट्रिक, मतलब चीज़ें अलग अलग हैं। सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, और ये चारों अलग अलग बातें हैं। आई होप आपको ये क्लियर होता है। तो जल्दी से वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया और क्या पूछा गया है, देखिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये हमारे पास कुछ पेयर्स हैं और इन पेयर पे बोल रहे हैं वो कि ये रिलेशन जो है, रिलेशन कैसा है। अब जल्दी से इस पेयर में हमारे पास रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है क्लास? एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और मैं तो सबसे पहली बात, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ऑप्शन डी है, तो क्या मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 मिल रहा है? सर मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे एटलीस्ट एक भी नहीं मिल रहा है। वैसे एटलीस्ट एक से काम नहीं बनता है, मुझे चारों के लिए चाहिए था। मतलब मुझे 1 1 भी चाहिए था, 2 2 भी चाहिए था, 3 3 भी चाहिए था, 4 4 भी चाहिए था। जब ये चारों एग्जिस्ट करते तब मैं इसे कहता है रिफ्लेक्सिव। तो कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूड कि सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है। अगर यहाँ तक समझ आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव मतलब क्या? ट्रांजिटिव का मतलब होता है, जल्दी से देखो, अगर 1 3 को लीड कर रहा है, अगर 1 3 को लीड कर रहा है और 3 1 को लीड कर रहा है,
अगर 1 3 को लीड कर रहा है और 3 1 को लीड कर रहा है, तो क्या 1 1 को लीड कर रहा है? अरे सर 1 1 को लीड करता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाता ना, और रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब मुझे सिमेट्रिक जैसा शायद कुछ कुछ दिख रहा है, उसमें भी गड़बड़ है, अभी प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है। बट फिलहाल ये ना तो क्या है रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए प्रॉब्लम क्या है आप ऐसे समझो, मैं पेयर्स बना ही देता हूँ सारे, आपको खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा। मुझे इधर क्या क्या मिल रहा है 3 2 4 1, तो मुझे रेंज में भी 1 2 3 4 ही मिल रहा है। बट ये मैपिंग कैसे हो रही है वो समझो आप। मैपिंग बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मैपिंग कैसे हो रही है आप ध्यान से देखेंगे। मैपिंग सबसे पहले तो 1 की 3 से हो रही है, तो मैं 1 की 3 से मैपिंग कर देता हूँ। फिर 4 की 2 से हो रही है, तो 4 की 2 से कर देते हैं। फिर 2 की 4 से हो रही है। मैं बस ये सारी मैपिंग करके आपको समझाने जा रहा हूँ कि देखो एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सारी बातें क्या हो रही हैं। फिर 2 से 3 की है, तो ये 2 की मैपिंग 3 से भी है। ओके दैट्स ओके, आई थिंक सब कुछ सही चल रहा है ना। और फिर 3 की 1 से है, तो 3 की 1 से भी मैपिंग है ना। तो यहाँ तक चीज़ें मेरे सामने हैं। अब एक बात समझो आप, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे समझो, अभी डिस्कस किया हमने कि सर जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, जब आप 1 से 3 जा रहे हो और 3 से 1 जा रहे हो, तो 1 से 3 जाना और 3 से 1 जाना, मतलब 1 से 1 जाने का भी एक रास्ता होना चाहिए था, 1 से 1 की भी एक मैपिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं है। तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या? नॉट सिमेट्रिक। अब नॉट सिमेट्रिक क्या होता है? पहले बात करो सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब समझो, सिमेट्रिक का मतलब होता है सर कि 2 3 है, अगर 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 भी होना चाहिए। अरे हाँ या ना सर, अगर 2 से 3 की मैपिंग है और अगर 3 से 2 की भी मैपिंग है, देखो आप ध्यान से, 2 से 3 की मैपिंग है, बट क्या 3 से 2 की मैपिंग है? नहीं, ऐसा कोई पेयर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। ऑप्शन सी क्या है, इस बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, घबराना मत। अभी हमने सेट्स, रिलेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज तक पढ़ा है, अभी हमने रिलेशंस के बारे में बात की है, रिलेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, बाइनरी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनिवर्सल्स, हमारा सेट या यूनिवर्सल रिलेशन, ये सारी बातें अभी तक हमने, वॉइड रिलेशन, ये सब हमने किस रिस्पेक्ट में की है? ये सब हमने रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में की है। तो फंक्शन अगला ही टॉपिक है जो हम आने वाले दिनों में शुरू करने वाले हैं। रादर इस डीपीपी के डिस्कशन के बाद आपका जो अगला लेक्चर होने वाला है वो फंक्शंस पर ही होगा। रिलेशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है फंक्शन। रिलेशन को ही और थोड़ा कंस्ट्रेंट्स के साथ जब रख दिया जाता है तो वो एक फंक्शन होता है। वो होता क्या है हम बहुत जल्दी बात करेंगे, बट फिलहाल आई होप यू अंडरस्टूड कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो मेरा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा नॉट सिमेट्रिक। और ये फंक्शन नहीं है। पता है फंक्शन क्यों नहीं है? बस अगर आपको समझ आता है तो समझना, नहीं भी आता है तो घबराना मत। देखो इस 2 की मैपिंग, इस 2 की मैपिंग 3 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है। तो अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा है, घबराना मत, मैं समझाऊंगा कि फंक्शन का क्या मतलब होता है, बट फिलहाल के लिए मान लेते हैं अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा है और अगर आपको याद है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये एक सिंगल 2 इन 2 एलिमेंट्स को मैप नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये बात होगी। एक सिंगल वैल्यू y की 2 वैल्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। इसकी मल्टीपल वैल्यू इसकी सिंगल वैल्यू को पॉइंट आउट कर सकती है, बट इसकी सिंगल वैल्यू इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं करती है, और यही कंडीशन है। और इस कारण ये एक फंक्शन भी नहीं है। एक फंक्शन क्यों नहीं है बहुत डिटेल में अभी कुछ ही दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए बस याद रखिए कि एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन कभी भी 1 to मैनी नहीं होते हैं। आई रिपीट, अगर ये 1 to मैनी रिलेशन है तो वो एक फंक्शन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, ये रिलेशन क्या होता है, 1 to मैनी क्या होता है, ये सारी बातें हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट फिलहाल अभी फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लास। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है भाई, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर वो कह रहा है n is the set of non-negative integers, np is the set of non-positive integers, e is the set of even integers and p is the set of prime numbers। मैं तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ कि देखो वो क्या कह रहा है, तुम्हें क्वेश्चन विजुलाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा और ये क्वेश्चन फटाफट हम निकाल लेंगे। देखो वो क्या कह रहा है, सुनना। पहली चीज़, आई तो सेट है सारे इंटीजर्स का, तो मैं सारे सेट्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको सारे सेट्स इजीली दिखेंगे। आई जो हमारा सेट है वो सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं सर, मैं ऐसे रैंडमली लिख ले रहा हूँ, सारे नहीं लिख रहा हूँ। जैसे होगा -8 -7 और ऐसे चलते चलते 0 1 2 और ये चलते चले जाएंगे। तो ये सारे इंटीजर्स का सेट है हमारा आई होप आपको दिख रहा है। इसके अलावा वो कह रहा है n इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी तक हम n जनरली नेचुरल नंबर समझा करते थे, बट अगर वो कुछ और है तो उसने लिख दिया है n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं सर? अब जैसे ही आपने बोला नॉन नेगेटिव तो ये 0 से शुरू होगा। 0 से शुरू होगा मतलब 0 1 2 3 और ये सारे इंटीजर्स कौन है, n।
आई होप आपको सारे ये सेट मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ समझ आ रहा है। आपको अगर नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो कि ये कैसे वर्कआउट होते हैं। अगली चीज़, अगला मुझे बोला जा रहा है NP इज दी सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जो NP हमारा सेट है, जो हमारा NP सेट है, P वर्ड को देख के मैं सोचना पॉजिटिव, इट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे क्लास? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दो। पॉजिटिव इंटीजर है ना 1 से शुरू होते हैं, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दिए तो क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके चलती चली जाएगी, -10, -8, -3, -2, -1 और फाइनली कहाँ पे आ जाएगा? 0 पर, क्योंकि नॉन पॉजिटिव यानी 1 से इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 1, है ना। तो अगर नॉन पॉजिटिव है तो वो 0 तक लेना होगा सारे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं। और 2 और सेट उसने बोला है, एक सेट बोला है ई सारे इवन इंटीजर्स हैं। इवन इंटीजर्स मतलब कौन कौन सा? इवन इंटीजर्स मतलब ये सारे कौन से? आई वुड से 0, मतलब जनरली अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कहानी शुरू होगी 2 से, 4 से, फिर 6, फिर 8, तो हमारे सारे इवन नंबर्स ये होते हैं। तो ये सारे इवन इंटीजर्स जो होंगे ये हमारे क्या होंगे? सारे इवन इंटीजर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। जल्दी से हम प्राइम नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्राइम नंबर्स वाला सेट खुद से बनाएं। तो वीडियो पॉज करिए और खुद से प्राइम नंबर्स वाला सेट बनाइए। ये देने का एक रीज़न था, मतलब मैं चाह रहा था कि आप पता करो कि प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा होता है। खुद सोच के बताओ, क्या प्राइम नंबर्स 1 से शुरू होते हैं? ये बात हमने की थी बाय द वे, कुछ इसी आने वाले पहले पुराने कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको याद होगा 1 प्राइम नंबर नहीं है ना। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं भाई? प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, और इस तरीके से हमारे सारे प्राइम नंबर्स चलते चले जाते हैं। मतलब हमें ये पता है कि जो प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है वो 2 से शुरू होती है। और आई होप आपको ये पता है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। आई होप आपको ये बातें पता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो सारे सेट्स हमसे पूछे गए ये सारे सेट्स हमारे सामने हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे कि वो फाइनली बात हमसे पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन में बात क्या पूछी जा रही है? पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि सर n का NP के साथ जो इंटरसेक्शन है वो है फाई। फाई आपको याद होगा क्या होता है? फाई इज़ अ वॉइड सेट, फाई इज़ अ नल सेट। मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो वो वॉइड है, वो एक नल है। क्या ऐसा हो रहा है? देखते हैं जल्दी से। वो बोल रहा है n और NP, मतलब अगर आप n क्या है भाई? n मतलब 0 से लेके सारे, और NP मतलब -इन्फिनिटी से 0 तक के। क्या n और NP के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और फाई मतलब कुछ भी नहीं। तो क्या n और NP के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है? आपको दिखा n कौन सा सेट था? सारे नॉन नेगेटिव, मतलब n में 0 से लेके सारे इंटीजर्स थे। और NP क्या था? NP वॉज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में एक चीज़ कॉमन आती है, कौन? 0। और अगर 0 कॉमन आता है तो 0 कुछ नहीं होता है। 0 एक एलिमेंट है, 0 एक वैल्यू है, मतलब 0 एक वैल्यू है इटसेल्फ। मतलब n और NP का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए था? इट इज़ नॉट इक्वल टू 5, इट इज़ इक्वल टू 0। मतलब n और NP किसके वैल्यू के इक्वल होगा? 0 के। और 0 एक एलिमेंट है, तो ये 5 सेट नहीं है, ये वॉइड सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट क्या है? 0 एक वैल्यू है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन ए तो सर अनडाउटेडली गलत है। क्या आपको समझ आया ऑप्शन ए को गलत कहने का रीज़न? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत इजीली क्लियर है और बहुत इजीली सॉर्टेड है। तो सबसे पहला कंक्लूजन कि n का NP के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 नहीं होगा, वो 0 होगा, और इसलिए ऑप्शन ए तो डेफिनेटली गलत हुआ सर। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। What is option B? Option B is I minus n. Do you remember this minus operation? देखो क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे और तुम्हें बताएंगे भी नहीं कि वो फाई का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड होगा आपसे। तो जल्दी से माइनस साइन, डिफरेंस याद आया? तो I माइनस n, मतलब आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? इस I में से n को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और I में से n को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि सर पहले तो पूरा I रख लो और उसके साथ जो I और N में कॉमन है वो हटा दो। जल्दी से बताओ I और N में कॉमन क्या है? सर मुझे दिख रहा है कि I और N में 0 के बाद के सारे इंटीजर्स कॉमन है, मतलब 0 और 0 के बाद के इंटीजर्स I में भी हैं और N में भी हैं। तो मैं I पूरा ले लूंगा एक्सेप्ट
i का वो हिस्सा जो n के साथ कॉमन है, तो वो क्या मिलेगा क्लास, अगर मैं निकालना चाहूँ i माइनस एन, तो मेरे लॉजिक से जो i माइनस एन आएगा वो क्या होगा भाई, वो सारे इंटीजर्स आएंगे माइनस इन्फिनिटी से चलती कहानी, वो कहाँ तक आएगी, -8 -7 से लेके -1 तक, ये सारे इंटीजर्स मुझे मिलेंगे। और क्या ये सारे इंटीजर्स np तो भाई ये कुछ है, लेकिन np के इक्वल नहीं है, बस एक गड़बड़ की वजह से ये np के इक्वल होते होते रह गया। कौन सी गड़बड़ की वजह से, कि हाँ सर ये np जैसा ही है, ये बिल्कुल np जैसा ही है, बट np में एक चीज और थी, कौन, जीरो, और यहाँ पे जीरो नहीं है, ये गाड़ी -1 पर रुक गई है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। आई वुड से i माइनस एन, ये जो i माइनस एन है वो np के इक्वल तो नहीं है, बट कहना है से अगर मैं np का यूनियन ले लेता, अगर मैं np का यूनियन ले लेता जीरो के साथ, तो ये इक्वल होता, हाँ बिल्कुल होता सर। np में क्या था, आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा ऐसा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। i माइनस एन np के इक्वल होता, आई रिपीट, i माइनस एन किसके इक्वल होता, आई वुड से दिस, i माइनस एन के साथ अगर आप यूनियन ले लेते किसका, जीरो का, तो ये अब अनडाउटेडली np के इक्वल होता, क्योंकि np में मिसिंग क्या है सर, np में मिसिंग की मतलब np में एक्स्ट्रा क्या है, जीरो, जो कि i माइनस एन से मिसिंग है। डिड यू गेट माई पॉइंट, क्योंकि i माइनस एन में n जीरो से शुरू हो जाता है, तो जीरो से वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी i माइनस एन में मुझे जीरो नहीं मिल रहा था और np में जीरो है, तो अब जाके इक्वल होगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में i माइनस एन यानी लेफ्ट हैंड साइड पे एक एलिमेंट जीरो मिसिंग है, अगर वैसा होता तो ये डेफिनेटली इक्वल होता। जल्दी से ऑप्शन सी चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ऑप्शन सी में क्या हो रहा है। ऑप्शन सी इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, डू यू रिमेंबर ऑप्शन सी, एन ट्रायंगल NP, एन ट्रायंगल NP, क्या आपको याद आ रहा है एन ट्रायंगल NP का क्या मतलब होता है, दिस इज आवर करली ब्रैकेट, एन ट्रायंगल NP, जल्दी से मैं लिख देता हूं, एन ट्रायंगल NP का मतलब, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताइए, एन ट्रायंगल NP क्या हमें याद आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो आप कमेंट्स में बहुत बार लिख लिख के पूछ रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है, एन ट्रायंगल NP मतलब एन का NP के साथ डिफरेंस, यूनियन np का n के साथ डिफरेंस। और कुछ बच्चे कुछ कुछ कंक्लूजन बना रहे हैं कि वो यूनियन और माइनस को शफल करके रख दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, माइनस माइनस की जगह पर रहेगा और यूनियन यूनियन की जगह पर रहेगा, आप ऐसे बस रेंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। तो जल्दी से इतना पार्ट प्रेडिक्ट करिए और सोच के बताइए कि एन ट्रायंगल np की वैल्यू क्या होगी, इतना पता करिए, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने n का np के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला और चीज़ें वर्कआउट की, और नहीं किया तो हम साथ में करते हैं। जल्दी से देखिएगा n और np का सिमेट्रिक डिफरेंस, आई होप आपको याद होगा। मैं क्या करूँगा, मैं n में से np को सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस हमारा अलग डिफरेंस है, और इसका यूनियन लेंगे, इसका यूनियन लेंगे np से n को सब्ट्रैक्ट करके, ये हम एक साथ कर लेंगे बहुत इजीली, हवा में थोड़ा विजुलाइज करेंगे। ध्यान से देखो, n में से np को सब्ट्रैक्ट करना है, सो दिस इज n, दिस इज np। हमने n में से जब np को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि n और np में क्या कॉमन है। आई थिंक आई नीड नॉट टेल यू, n और np में जो सबसे बेसिक सी चीज़ कॉमन दिख रही है वो क्या, ये जीरो। तो आई थिंक n और np में जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो है जीरो, और अगर मैं n में से जो np के साथ जो कॉमन चीज़ें को हटा दूँ तो n में क्या बच जाता है, n नाउ बिकम्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो पहला पार्ट है ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। आगे सुनिए बहुत ध्यान से, इन्फिनिटी जनरली सेट्स में मेंशन नहीं होता है क्योंकि इन्फिनिटी एक मतलब अनइमेजिनेबल नंबर है, तो जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं मेंशन करना, और ऐसे करके हम बस डॉट 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 से मेंशन कर सकते हैं। अब np में से n सब्ट्रैक्ट करना है, जब आप np में से n सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप np लोगे और आप np और n का कॉमन पार्ट हटा दोगे, तो वापस कॉमन पार्ट तो जीरो है, बट इस बार np लेंगे। नाउ व्हाट इज np, np विल बी, जल्दी से देखो, np विल बी क्या, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -3 -2 -1। और सिमेट्रिक डिफरेंस को लेके तो हम वैसे भी बात कर चुके हैं ना, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ओनली n ऑन ओनली np, तो जो कॉमन पार्ट है वो जीरो हटा दो, बाकी सब लिख दो, तो मुझे इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता था सर ये सब बेवकूफ़ी की हमने, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या। याद करो ज्योमेट्रिक मीनिंग जो आपको इसका सिखाया गया था, ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब जब n और np का सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो n और np की कॉमन चीज़ें हटा के बस बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिख दिया करते थे। जल्दी से देखिए कैसे करेंगे इसे।
तो सोच के बताइए, अगर मैं n और np का सिमेट्रिक डिफरेंस इस लॉजिक से लिखना चाहूँ कि दोनों का बस कॉमन पार्ट हटा दीजिए और जो ओनली n और ओनली np को बिलोंग करता है बस वो लिख दीजिए, तो ओनली n में क्या आएगा 1 से इन्फिनिटी और ओनली np क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से -1, क्योंकि 0 जो है वो कॉमन है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर n का np के साथ जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो होगा सर माइनस इन्फिनिटी से चलते चले जाओ -2 -1 सारे नेगेटिव इंटीजर्स, और फिर कहानी शुरू होगी 0 को स्किप करते हुए 1 से, तो 1 2 से लेके कहानी चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। और क्या ये इंटीजर -0, मतलब वो क्या कर रहा है सारे इंटीजर्स में से 0 को हटा दे रहा है। तो सर इंटीजर क्या थे सारे इंटीजर्स, और अगर उसमें से 0 हटा दें तो क्या ये इसके इक्वल है? यस इट इज इंडीड इक्वल टू दिस। इंटीजर -0 क्या सर? इंटीजर मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर्स ये रहे, सर पॉजिटिव इंटीजर्स ये रहे, और बीच में बच क्या गया 0। हाँ 0 वो खुद हटा रहा है, वो खुद तो कह रहा है, वो कह रहा है ना, आप ध्यान से देखो, वो कह रहा है इंटीजर -0, तो 0 वाला सेट हटा दीजिए, मतलब सिर्फ 0 हटा दो, तो हाँ वही तो बन रहा है जो चाह रहे हैं। तो n और np का सिमेट्रिक डिफरेंस इंटीजर -0 के इक्वल है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। और एक और बार जल्दी से ऑप्शन डी को भी वेरीफाई करते हैं और क्लैरिटी लेते हैं कि क्या ऑप्शन डी भी सही हो सकता था, क्योंकि अगर ये एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता जहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते तो क्या होता। जल्दी से ऑप्शन डी में वो कह रहा है कि सर सारे इवन नंबर्स और सारे प्राइम नंबर्स का अगर इंटरसेक्शन लें, मतलब अगर मैं कॉमन नंबर निकालूं इवन नंबर्स और प्राइम नंबर का, तो वो 5 होता है, उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है। और आप जल्दी से याद करो, क्या इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है? अरे बोलते वक्त लिखते वक्त ही तो बोला था कि 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, और अगर ऐसा होता है तो 2 दोनों में कॉमन है। तो सर 5 कहना तो गलत है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था 2, राइट। तो ऑप्शन डी भी गलत है, और इस बेसिस पे मैं आपसे कहूंगा कि जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो सिर्फ ऑप्शन सी है। क्या आपको इतना समझ आया? चलिए और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ी डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। आई होप आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थोड़े बहुत बेसिक्स पता है, थोड़े बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पता है। जैसे कि अगर मैं सीधी सीधी बातें करूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स से मेरे पास ये 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D और E, है ना। ये लेट्स से दीज आर 5 पीपल, ये 5 अलग अलग लोग हैं, और इनको बैठाने के लिए मेरे पास ये 3 अलग अलग चेयर हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं 3 जगह पर अरेंज करना चाह रहा हूँ। मैं 3 जगह पर इन्हें ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैं इन 3 प्लेसेस पे कितने तरीकों से अरेंज या ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ये सवाल है। हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इसे और क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल चूंकि इस क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आ रहा है, तो मैं इसके एक हल्का सा ओवरव्यू, एक हल्के से ग्लिम्स आपको दे दे रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। ये पूरा टॉपिक P&C के साथ, ये अरेंजमेंट वाले सिनेरियोज मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो मेरे ख्याल से आपने सीखा होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर, और अगर नहीं भी सीखा है तो यहाँ समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम जगह के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास कितने तरीके, मतलब आई विल आस्क दिस प्लेस दैट इन हाउ मेनी वेज कैन आई मेक पीपल सिट एट योर प्लेस, मतलब मैं इस जगह पे इन ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस जगह से जाके जब पूछता हूँ कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, तो ये दिस प्लेस विल रिस्पॉन्ड दैट आई हैव 5 चॉइसेस, either A or B or C or D or E. So overall this place has 5 choices, and means multiplication. ऑल्दो जब मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो चिंता मत करना अगर ये नहीं भी समझ आ रहा है तो। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारे इस वाले क्वेश्चन में काम आने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो काम आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में काम आने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है, अभी समझ के रख लीजिए, जब P&C पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अगर मैं पूछूँ कि सर इस प्लेस को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, तो ये प्लेस जवाब देगा कि सर इस प्लेस को फिल करने के लिए, अब ऑब्वियसली रिपीटेशन नहीं अलाउड है, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ABCD में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सेट हो गया, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, मतलब मैं C को तो फिल नहीं कर सकता, तो अब इस प्लेस को फिल करने के लिए आई हैव 4 चॉइसेस। एंड अब मान लेते हैं एक और प्लेस फिल हुआ लेट्स से B से, तो अब मेरे पास 3 चॉइसेस अवेलेबल है। तो जो लास्ट प्लेस है इसको फिल करने की मेरे पास बची हुई 3 चॉइसेस हैं, मतलब ओवरऑल इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 जगह पर
5 इंटू 4 इंटू 3, दैट्स 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। सो इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 जगह पर 60 वेज में टोटल 60 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अगर इसी बात को थोड़ा और तरीके से समझें तो बहुत ध्यान से सुनिए। मैं अगर यहाँ आऊँ और यहाँ के समझाने की कोशिश करूँ, रियली सॉरी, आई हैव चूजन द रॉन्ग क्वेश्चन। हमारा सही क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को समझो, कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एन ए एक एन जैसा कुछ फंक्शन सा है, और वो क्या कह रहा है कि एन जो है वो एक सेट है जहाँ पे एक्स वाई जेड जो एलिमेंट्स हैं, और एक्स वाई जेड क्या है एलिमेंट्स, कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, वाई जेड के इक्वल नहीं है, और जेड एक्स के इक्वल नहीं है। और एक्स वाई जेड तीनों किसको बिलोंग करते हैं, इस ए को। अच्छा, एन ए का मतलब क्या होता है, मैं वो भी समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एन ए का मतलब होता है, जैसे सेट्स में जब आप सेट्स में नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो ना, कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो ये डिनोशन की टेक्निक है। क्या टेक्निक है, ध्यान से समझो। जैसे एक सेट है लेट्स से एक्स, और इस सेट एक्स के अंदर लेट्स से एलिमेंट्स हैं 1 3 4 7 9। तो अगर कोई बोले कि सर ये लिखो एन एक्स, तो एन एक्स लिखने या नोशन या इस नोटेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स, यानी सेट एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सेट एक्स के अंदर जो टोटल यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 5। एनीवे हमको ये बात पता है कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक ही होते हैं, मतलब एलिमेंट्स यूनिक ही होते हैं, कोई एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ओवरऑल एक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स। तो जब कोई ऐसा लिखे एन एक्स, तो इसका मतलब है वो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बात कर रहा है। और अगर इतना समझ आया तो जल्दी से सोचो, वो क्या कह रहा है कि ये जो ए सेट है, ये जो सेट ए है, इस ए सेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो n है। सो देयर आर टोटल n एलिमेंट्स हियर इन दिस सेट। अब मुझे पेयर्स चुनना है, अब मुझे एक सेट बनाना है, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए एक सेट में। आई रिपीट, वो मुझसे पूछ रहा है एक सेट है सर, उस सेट की डेफिनेशन क्या है कि उस सेट में आपको एक्स वाई और जेड 3 नंबर चुनना है। आपको 3 नंबर चुनना है, मतलब आपको 3 नंबर चुनना है। आउट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, आउट ऑफ n एलिमेंट्स। मतलब आपके पास, जैसे पिछले जब मैंने सिनेरियो बताया तो मेरे पास 5 चॉइसेस थी, A B C D E, और कितने प्लेसेस थे, 1 2 3। तो उन 5 चॉइसेस को 3 प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके थे 5 इंटू 4 इंटू 3। अब मेरे पास सिनेरियो क्या है, मुझे 3 नंबर चुनना है, मुझे एक नंबर x चुनना है, मुझे एक नंबर y चुनना है, और एक नंबर z चुनना है। कंडीशन ये है कि x, y और z सेम नहीं होने चाहिए। तो कहना है, एक क्वेश्चन है कि n ऑब्जेक्ट्स को 3 जगह पर अरेंज करना है जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपको ये लाइन समझ आई क्या? और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देखो हमें क्या बनाना है, x, y और z का पेयर बनाना है, सच दैट x, y और z कहां से निकल के आए, a से। अरे x, y, z अगर a से निकल के आ रहे हैं, मतलब क्या, वो इन n एलिमेंट्स में से कुछ एक है, मतलब इन n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर x, y के, y, z के और z x के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब हर एलिमेंट यूनिक होगा। और अगर हर एलिमेंट यूनिक है तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट पोजीशन के पास जाऊंगा, इससे पूछूंगा कि आपको कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, यू नो हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव टू फिल दिस प्लेस। सो द आंसर विल कम, द रिस्पॉन्स विल कम एज दैट दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज। अरे अभी तो टोटल मेरे पास n की n चॉइसेस है, मैं सारी n में से कुछ भी एक चुन सकता हूँ और यहाँ पे रख सकता हूँ। बट प्रॉब्लम यह है सर कि जब y के पास जाके पूछोगे कि आपके पास कितने तरीके फिल होने के, तो y प्लेस बोलेगा कि मेरे को इसमें से एक जो तरीका आपने यहाँ फिल किया है वो हटा दो, बाकी सारे केसेस अलाउड है। तो बाकी सारे केसेस आप ले सकते हो, मतलब आप इसको कितने तरीकों से भर सकते हो, आप इसको n-1 वेज में फिल कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आई। आपको क्या बात समझ आ रही है? इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल n चॉइसेस थी, बट सेकेंड प्लेस को फिल करते वक्त वो एक चॉइस यहाँ पे जो फिल हो गई होगी वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि x, y और z तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका कॉमन कंक्लूजन क्या है? इसका कॉमन कंक्लूजन है कि x, y और z तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तीनों अलग होने चाहिए, मतलब x और y में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली उन n एलिमेंट्स में से जब 2 एलिमेंट, एक x ने ले लिया है और एक y ने ले लिया है, तो अब बचे कितने एलिमेंट? 2 हट चुके हैं, तो अब बचे कितने एलिमेंट स्टूडेंट्स? अब हमारे पास n-2 एलिमेंट्स बचे, तो वो n-2 चॉइसेस है मेरे पास इस थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 जगह हैं, उन n ऑब्जेक्ट को 3 जगह पर फिल करना है। तो पहले प्लेस पर मैं टोटल स्वतंत्र हूँ, पूरा आज़ाद हूँ पूरे के पूरे n ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए। बट दूसरे प्लेस पर एक ऑब्जेक्ट चला गया है जो फर्स्ट जगह रखा जा चुका है, तो दूसरे प्लेस के लिए मेरे पास n-1 चॉइसेस हैं। और तीसरे प्लेस के लिए अब 2 जगह जा चुकी हैं, 2 प्लेसेस पर 2 ऑब्जेक्ट्स रखे जा चुके हैं, तो n में से 2 ऑब्जेक्ट्स चले गए हैं,
तो बचे कितने ऑब्जेक्ट्स थर्ड प्लेस पर रखने के लिए n-2। सो इस मैनर में मेरे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे n-1 और n-2। मतलब अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे वो तरीके मिलेंगे, मुझे वो टोटल अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो मुझे ये बना के देंगे कि x, y, z कितने तरीकों से चुन सकते हो आउट ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स सो दैट x, y और z इक्वल ना हो, है ना। तो अगर मैं जल्दी से इसको एक्सप्लोर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बाय द वे ये 2 है तो ये हो जाएगा n इंटू एन इंटू एन। देखो अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो n-1 और n-2 को मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू एन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, n इंटू -2 n इंटू -1 -n, तो -2n -n कितना, माइनस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, -3n, और यहाँ पे क्या करूँगा, -2 इंटू -1 दैट्स +1। हालांकि अभी ये मल्टीप्लाई हुआ है इसमें और इसमें भी मुझे इस n को मल्टीप्लाई करना बाकी है। जैसे ही आप ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा क्लास, दिस विल बी n³ -3n² प्लस n। सो दिस इज हाउ, या रादर इतने पेयर्स आपको मिलेंगे। इनका मतलब क्या है क्लास, मान लो तुम n की वैल्यू लेते हो 3, मतलब अगर मान लो यहाँ पे एलिमेंट होते लेट्स से 3 की जगह 4, मतलब लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4, यहाँ पे अगर एलिमेंट होते 4, तो अगर आप n की वैल्यू 4 ट्राई करोगे ना तो आपको मिलेगा कि 4 एलिमेंट से यूनिक वाले कितने पेयर में बना सकता हूँ। तुम खुद सोच के देखो, आई होप तुम खुद विजुलाइज कर पा रहे हो। विजुलाइज क्या करवाना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट होते, 4 एलिमेंट क्या होते, जैसे होता 2, 3, 5, 7 और 8। अब वो तो 60 बन जाते हैं तो मैं एक 4 ही लेता हूँ, 4 में थोड़ा डेटा आसान होगा तो मैं विजुलाइज करवा पाऊंगा। तो 2, 3, 5 और 7 में अब मैं 3 के पेयर बना रहा हूँ इस तरीके से कि तीनों सेम ना हो। तो देखो एक तो क्या बन जाएगा सीधे सीधे 2, 3, 5, एक क्या बन जाएगा 2, 5, 7। आई होप इसके अलावा नहीं बन सकता है, ऑल्दो ऑर्डर भी मैटर करेगा क्योंकि एक्स फिर कुछ और हो सकता है, वाई कुछ और हो सकता है। तो ऐसे जो 3 के पेयर बनेंगे, ये टोटल पेयर कितने होंगे इस सेट में, टोटल ऐसे पेयर्स कितने होंगे, वो नंबर, ये नंबर है, मतलब ये नंबर कब है, जब एक जनरलाइज वैल्यू n ले ली जाए। पर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे 4 ले लिया। पर अगर एक जनरलाइज वैल्यू n ले लेता तो उसके अकॉर्डिंग कितने टोटल एलिमेंट्स होते इस सेट में, वहाँ पे वो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझसे पूछ रहा है इस n के थ्रू। मतलब अगर किसी भी सेट के आगे n लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, योर डाउट्स विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल इंश्योर कि हर चीज़ समझ आए। बट फिलहाल मेरा मोटिव यह है कि मुझसे बस इतनी सी बात बोली गई थी कि एक सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो एक नया सेट बनाया जाए जिसके अंदर पेयर्स बनाऊंगा मैं x, y और z के, इस तरीके से कि वो x, y और z जो आएंगे वो ए सेट से ही आएंगे, उन n एलिमेंट से ही आएंगे, पर ये तीनों एलिमेंट्स अलग होने चाहिए। जो ये पेयर बना रही हो आप 3 एलिमेंट का, ये तीनों एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो आपको बात समझ आ रही है, सेट थ्योरी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों कंबाइन करके पूछा गया, और यकीन करिए इसी तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जहां पर मल्टीपल कंसेप्ट्स एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे। यही बात है आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में। एडवांस में और ज़्यादा कंसेप्ट्स और ज़्यादा डेप्थ में आने लगेंगे, यही फ़र्क है जेईई मेंस और एडवांस का। चलिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आपको मदर्स और लेडीज़ वाला एग्जाम्पल याद है जो मैंने डिस्कस किया था। मैं कह रहा था कि लेट्स से दुनिया की सारी मदर्स, और ऑब्वियसली ऑल दी मदर्स आर लेडीज़, तो जो मदर वाला सेट है वो लेडीज़ वाले सेट का सबसेट था। तो अगर आप मदर और लेडीज़ के सबसेट का यूनियन लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेडीज़ ही आएगा, क्योंकि मदर जो है वो सबसेट है लेडीज़ का, मतलब लेडीज़ के अंदर ही आ रहा है। तो मदर और लेडीज़ का यूनियन लोगे तो वो एनीवे लेडीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि मदर के साथ लेडीज़ क्या है, कंबाइंड, मतलब मदर्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ लेडीज़। तो मदर को लेडीज़ में मर्ज भी करोगे तो वो कॉमन ही है ना, मदर और लेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी मदर्स लेडीज़ के साथ कॉमन है, तो वाला पार्ट तो एनीवे कॉमन ही है। तो जब आप उनका यूनियन लोगे तो वो क्या हो जाने वाला है, लेडीज़। क्या ये आप विजुलाइज और इमेजिन कर पा रहे हो? और अगर ऐसा कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन वैसे ही कुछ कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखते हैं, जल्दी से समझिएगा वो क्या कह रहा है। एक सेट तो है ए जो कुछ ऐसी कंडीशन को बिलोंग करता है जहाँ पे जो n है दिस इज नथिंग बट ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं ज़रा ए के नंबर्स को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखो ए में मुझे क्या मिल रहा है, मैं जब 1 रखता हूँ तो 1 क्या देगा, 4। मैं इनकी वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 1, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, पहला एलिमेंट होगा 4 -3 -1, तो ये कितना हो जा रहा है, 0। तो ए का पहला एलिमेंट क्या रहा है स्टूडेंट्स, 0। ए का दूसरा एलिमेंट, मैं इनकी वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 3 इंटू 2 6, और ये -1। तो आई यू रियलाइजिंग 16 - 6 10, 10 - 1 9। तो अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, 9। मैं इनकी वैल्यू 2 3 ट्राई कर रहा हूँ, तो 4 का क्यूब मतलब 16 इंटू 4 दैट 64। सो ये आ रहा है 64, और यहाँ पे जब आएगा नेक्स्ट नंबर वो क्या होगा, 4 इंटू 3 दैट्स 12, और ये हो जाएगा -1।
64 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, 64 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 62, 62 माइनस 10 कितना हो जाता है 52, 52 माइनस 1 इज 53। आई थिंक मैंने सही किया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब, येस मैंने गलती कर दी, आई एम रियली सॉरी, दिस शुड नॉट हैव बीन 12, मैंने पता नहीं क्यों 4 इंटू 3 किया, वो यहाँ से 4 याद रह गया होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये 4 का क्यूब होगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट्स 64, ये होगा 3 इंटू 3 है ना, क्योंकि n की वैल्यू हम 4 ट्राई नहीं कर रहे हैं, 3 ट्राई कर रहे हैं, सो दिस इज 9। तो कितना हो जा रहा है क्लास 64 माइनस 10 दैट्स 54। तो मुझे जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो 54 मिल रहा है। अच्छा एक और नंबर ट्राई करते हैं, इससे हमें एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, मैं n की वैल्यू 4 ट्राई कर रहा हूँ, 4 यानी 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पे पहला ये आएगा 256। n का वैल्यू 4 ट्राई किया तो ये 12 और ये हुआ -1। अगर 256 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 254, 254 माइनस 10 244, 244 माइनस 1 इज 243। क्या आपको इनमें कुछ पैटर्न, कुछ सीक्वेंस दिखना शुरू हुआ? देखो मुझे दिख रहा है, मतलब अगर आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होंगे ना, आप डिविजन्स के साथ, आप स्क्वायर्स के साथ, क्यूब्स के साथ, तो आप नंबर्स में पैटर्न्स इजीली रिकग्नाइज कर पाएंगे। ऐसे ही एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा और क्लियरिटी लेते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसे दिखेंगी। मैं काम करता हूँ, मैं बी को समझने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम्हें बी सेट दिख रहा है कि बी सेट सर कुछ नहीं है? बी सेट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो अगर ये 9 कॉमन ले लूँ तो बी सेट क्या है? बी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेट है सर। बी सेट है बेसिकली 9 टाइम्स n-1। कैन आई राइट बी सेट को कुछ ऐसा? अरे बी सेट के एलिमेंट्स ऐसे ही तो है। मैंने क्या किया, ये 9 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, और अगर 9 टाइम्स n-1 हो तो क्या हुआ, अब वापस n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू फर्स्ट ट्राई की 1 तो 9 इंटू 0 इज 0। फिर क्या हुआ, n का वैल्यू 2 ट्राई किया तो 2 माइनस 1 1 तो दैट्स 9। आपको समझ आ रहा है, हम 9 की टेबल पढ़ने वाले। n का वैल्यू 2 ट्राई किया, मतलब 3 ट्राई किया तो 3 माइनस 1 2 तो 9 इंटू 2 18। तो ये क्या चलने वाली है, 9 की टेबल। एनीवे आप खुद सोच सकते हो, ये है 9 टाइम्स n-1, n नेचुरल नंबर है तो अगर 1 से शुरू होगा तो 9 इंटू 0, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2 ऐसे करते हुए चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बी सेट है वो सारे 9 के मल्टीपल्स हैं। मतलब जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये 9 के फॉर्म में हैं। आपको याद आएगा के क्या होता है, जहाँ पे ये सारे के क्या हैं, फॉर ऑल के वेयर के बिलोंग्स टू ऑल द आई वुड से होल नंबर्स। मतलब के अब नेचुरल नंबर नहीं है, के होल नंबर है क्योंकि 0 से भी शुरू हो रहा है ना। ये हमारी बात यहाँ तक आ रही है। होल नंबर को मैं भी फिलहाल W से डिनोट कर दे रहा हूँ बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। मेरा कंसर्न ये है कि आप ऊपर वाले नंबर्स को देखो, ये ऊपर वाले नंबर्स भी 9 से डिविजिबल है। देखो कैसे, ये 9 से डिविजिबल है, 9 का 0 टाइम्स, ये 9 का 1 टाइम्स, ये 9 का 6 टाइम्स, ये भी 3 की एक हायर पावर होती है मेरे ख्याल से 5, हाँ 3 की पावर 5 243 होती है। तो 3 की पावर 5 अगर 243 है तो ये भी 9 से डिविजिबल है। मतलब मुझे ये पैटर्न मिल रहा है कि ये तो 9 से सारे डिविजिबल नंबर्स हैं। मतलब 9 से जितने भी नेचुरल नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, 9 से जितने भी होल नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, ये वो सारे नंबर्स हैं। क्योंकि 9 की टेबल है ना, 9 9 18 27 36 ये सब चलते चले जा रहे हैं, और ये कुछ 9 से डिवाइड हो पाने वाले नंबर है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ग्राफिकली वेन डायग्राम के थ्रू इमेजिन करूँ तो ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट ए है। सेट ए के अंदर कुछ नंबर्स है जो 9 से डिवाइड होते हैं, कुछ 9 से डिवाइड होने वाले नंबर, जैसे कौन, 0 9, जैसे 54, जैसे 243, और कहानी चलती चली जाएगी, है ना। मतलब आई होप आपको बात समझ आई। मैंने वो 243 ठीक से नहीं लिखा है, दैट्स 243, और ऐसे नंबर आते चले जाएंगे। पर बचे हुए नंबर जो सेट ए में नहीं आ रहे वो कहाँ आ रहे हैं, सेट बी में। तो सेट बी में बचे हुए कौन कौन आ जाएंगे, जैसे 18, जैसे 27, जैसे 36, जैसे 45, 54 यहीं आ गया। तो 54 243 9 वो ए का पार्ट तो है ही, वो बी का पार्ट भी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी का यूनियन क्या होगा, तो सर ए और बी का यूनियन होगा सेट ए ले लो और सेट बी ले लो। तो सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या है, पूरा सेट बी, हाँ या ना। क्या आपको ये बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब सेट ए ऑलरेडी सेट बी का सबसेट है तो ए और बी का यूनियन तो बी ही सेट होगा ना। मतलब ए बी का छोटा भाई है, अब आप ए को बी में मर्ज कर दो तो बी ही तो मिलेगा। मतलब अगर ओवरऑल देखोगे तो ए तो बी में सबसेट ही है ना, तो ए ऑटोमेटिकली बी में एडजस्ट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो अगर चूंकि बी जो है वो सबसेट है ए का, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। ए जो है वो है सबसेट बी का, ए जो है वो है सबसेट बी का, इसीलिए जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे वो क्या होगा, ए और बी का जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली बी के इक्वल होगा, क्योंकि बी बड़ा भाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है, आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया। अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ध्यान से देखिएगा,
वो कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए और बी दो सेट्स हैं हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। इमेजिन करो ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। सेट ए के अंदर दे रहा 3 एलिमेंट्स, जैसे दिस एंड दिस, ये सेट ए के 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी में 4 एलिमेंट्स है। 4 एलिमेंट्स से एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ और एक एलिमेंट ये हुआ, और ऑब्वियसली ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सेट में कभी भी एलिमेंट सेम नहीं होते, सेट में हमेशा एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यूनिक, है ना। अब वो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही गई है कि इनके 2 एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एलिमेंट्स सेम है, 2 एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। तो वो पूछ रहा है कि ए से बी तक रिलेशंस क्या डिफाइन होंगे, मतलब कितने यूनिक रिलेशंस डिफाइन होंगे। आपको ये लाइन समझ आई? लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपसे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि ए और बी 2 सेट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, बट एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर, कि ए और बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है। मतलब देखो मैं ऐसे बना देता हूँ, तो मैं अच्छे से ही समझाता हूँ, मतलब ऐसे बनाने में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मान लो मैं एक सिनेरियो देता हूँ। सिनेरियो क्या है कि ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख लेते तो और अच्छा रहता, क्योंकि आप इस ए को और इस ए को सेम समझ लेंगे। तो लेट मी टेक इट एज स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो मैं काम करता हूँ बी और सी को कॉमन बना देता हूँ। तो कॉमन जो एलिमेंट्स है वो मैं यही लिख देता हूँ, बी और सी। बट सेट बी में टोटल एलिमेंट्स 4 थे, तो 2 अलग एलिमेंट्स बना देते हैं, लेट्स से डी एंड ई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया, कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछिए। अब वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो, रिस्पेक्टिवली हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर 2 एलिमेंट्स क्या है, कॉमन। वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल कितने रिलेशंस बना सकते हैं, विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। माई क्वेश्चन इज, आप एक बार खुद से पहले ट्राई करिए और पता करके बताइए, अगर ये 2 एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, इसमें 3 एलिमेंट्स होते, इसमें 4 एलिमेंट्स होते, तो कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते, कितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स बनते, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन पाते। जरा सोचिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिए। क्या आपको रियलाइज हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन होने से भी इसके नंबर ऑफ रिलेशंस पे फर्क नहीं पड़ता? ऐसा क्यों, समझिएगा बात को। पहले रिलेशंस पे बात करते हैं। रिलेशन के बारे में हमने क्या सीखा है उसको समझते हैं। सर रिलेशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर ए से बी रिलेशन डिफाइन करना है तो ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। याद आया? फिर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे, तो जैसे ही आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिल जाएंगे, वो सारे पॉसिबल रिलेशन, मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा है ना। मतलब ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ए बी सी, और बी के अंदर एलिमेंट्स है डी और ई। तो टोटल नंबर ऑफ इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल पेयर्स क्या बनेंगे सर? एक हो सकता है ए से डी, ए से ई, दूसरा होगा बी से डी, बी से ई, तीसरा होगा सी से डी और सी से ई। तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, जो टोटल पेयर्स बनेंगे, वो पेयर क्या बनेंगे क्लास? पेयर्स बनेंगे ए डी, ध्यान से सुनिएगा। अगला पेयर क्या बनेगा? ए ई। फिर एक और पेयर क्या बनेगा? बी डी, और एक और पेयर क्या बनेगा? बी ई। आई होप आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली 2 और पेयर बनेंगे, कौन से? सी डी और सी ई। मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एक पेयर होगा सी डी और एक पेयर होगा सी ई। तो ये हमारा टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए और बी का। मतलब हमें जो ए क्रॉस बी मिलेगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 6। अब हमने सीखा है कि रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज एनी सबसेट। एनी सबसेट, अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना है तो ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट, मतलब इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट। सारी बातें बाद में। क्या आपको याद है कि हमने सीखा है अगर ए क्रॉस बी एक सेट है, मतलब ए क्रॉस बी एक सेट है, ये वो सेट है। ये सेट क्या है? दिस सेट इज ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं कौन है? ये सारे। अब अगर ए क्रॉस बी एक सेट है और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं ए क्रॉस बी के? आई होप यू रिमेंबर, किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट के अंदर इफ देयर आर n एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर गिवन बाय 2 टू द पावर n। आई होप आपको ये बात याद है। तो ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता करना चाह रहा हूँ। तो अगर ए क्रॉस बी एक सेट है और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, टोटल सबसेट्स, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, total subsets of A cross B as a set will be 2 to the power 6. I hope you got my point. Same logic I'll apply here. I hope you realized. तो टोटल A से B में, I repeat, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका नहीं जो हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कि A से B तक टोटल कितने अलग अलग तरीके के यूनिक रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट, और ए क्रॉस बी के टोटल 2 टू द पावर 6 सबसेट बन सकते हैं। तो 2 टू द पावर 6
रिलेशंस बन सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इवन अगर दो एलिमेंट्स कॉमन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार वो कैरेक्टर, हर बार वो पेयर यूनिक होगा, वो पेयर बी बी बनेगा, बी सी बनेगा, ये सी बी होगा और ये सी सी होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बातें अलग होंगी। मतलब ये कॉमन होने से इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो पॉइंट इज क्वाइट सिंपल। एक बात समझो क्लास, बड़ी आसान सी बात, जल्दी से देखो। इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट। मतलब इसके हर एलिमेंट की इसके 4 एलिमेंट्स के साथ मैपिंग होगी। मतलब ए बी के साथ इन चारों के साथ जाएगा, फिर बी इन चारों के साथ मैपिंग करेगा, और ये ऑर्डर अलग अलग है, फिर सी इन चारों के साथ मैपिंग करेगा। तो टोटल कितने अलग अलग तरीके के रिलेशन। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो 3 × 4 टोटल 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब 12 पेयर बनेंगे। मतलब ए डी, ए बी, ए सी, ए ई, फिर बी डी, बी बी, बी सी, बी ई, फिर सी डी, सी बी, सी सी और सी ई। अब इन 12 कॉम्बिनेशंस में आप कितने तरीकों से अलग अलग कॉम्बिनेशन चुन सकते हो। आप 0 चुन लो, आप 1 चुन लो, आप 2 चुन लो, कोई से भी 3 चुन लो, कोई से भी 4 चुन लो, कोई से भी 5, कोई से भी 12। इस तरीके से कितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन पूछ सकते हो। अब सोचो कोई से भी 2 चुन रहे हो तो कोई से भी 2 चुन लो। अगर 12 हैं तो 12 में से कोई से भी 2। याद आया आपको, हमने सीखा था कि अगर मेरे पास टोटल 12 कॉम्बिनेशन हैं, इनमें से अगर मैं कितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चुन सकता हूँ, 12C0 या फिर 12C1 या फिर 12C2 या फिर 12C3 या फिर 12C2, मतलब 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 से लेके 12C12 तक का ये पूरा सम। और इसको हमने बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में सीखा है। अगर ये सब नहीं भी समझ आ रहा है तो घबराना मत। बाइनोमियल और पीएनसी में मैं डिटेल्ड मैनर में समझाऊंगा कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा था उस वक्त। और बाइनोमियल और पीएनसी पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें रिकॉल भी करवाऊंगा कि देखो सेट थ्योरी में कैसे आया था फॉर्मूला। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि अगर एक सेट के अंदर, मतलब अगर हमें A क्रॉस B मिल रहा है और A क्रॉस B एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मुझे टोटल कितने 12 पेयर्स मिल रहे हैं, तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो मैं कहूंगा A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power 12। इसका ये मतलब है अगर A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 12 हैं, यानी A क्रॉस B के अंदर जो टोटल अलग अलग तरह के यूनिक रिलेशंस बन सकते हैं वो रिलेशंस बनेंगे 2 to the power 12। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बेसिक सी डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अगर ए से बी रिलेशन बनाना है तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। अब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 4 है, तो 3 × 4 12। तो ए क्रॉस बी में टोटल 12 पेयर बनेंगे। तो इन 12 पेयर्स के कितने अलग अलग तरीके के सबसेट बना सकते हैं? तो आंसर होता है 2 to the power 12। किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में रेस कर दो, उस सेट के उतने नंबर ऑफ सबसेट्स आ सकते हैं। तो अगर A क्रॉस B एक सेट है, अगर A क्रॉस B A से B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power 12, यानी 2 की पावर 12 नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं। और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? A से B का रिलेशन होता है A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 to the power 12 सबसेट होंगे, यानी A से B तक के 2 to the power 12 रिलेशंस यूनिकली डिफाइन किए जा सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन समझ आया। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ अभी भी स्टूडेंट्स आर रेजिंग दिस कंसर्न कि उन्हें डीपीपी मटेरियल ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आई होप आपको ये बात पता है कि आपको एक सिंपल सी वेबसाइट अपने वेब ब्राउज़र पर विजिट करनी है, www.magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने अलग अलग कोर्सेज ओपन होंगे। इन कोर्सेज में आपको IIT JEE सेगमेंट में एंटर करना है। वहाँ पर आपके पसंदीदा आशीष सर, अभिषेक सर और मैं मौजूद हैं। और जब आप मैथ्स सेक्शन में जाएंगे, जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, तो वॉच नाउ पर ही क्लिक करते वक्त आपका पूरा मैथ्स का पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। और जब ये पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे आपके सारे अभी तक के सारे टॉपिक सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज दिखेंगे और उन्हीं में आपको DPPs की भी लिंक मिलेंगी। वहीं से आपको DPP डाउनलोड करनी है और उसी DPP के नीचे उस DPP का जो ये वीडियो सोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सोल्यूशन आई होप आप या तो वहाँ से देख रहे होंगे या यूट्यूब चैनल से देख रहे होंगे। तो इन 2 जगह से आपको वो DPP का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा और इस तरीके से आप इस वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज या अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आई होप यू नो। फाइनली इन सब वीडियोस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये वीडियोस यहीं प्ले हो जाते हैं। वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे और वीडियो को यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन वीडियोस को यूट्यूब पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
I hope you all know that Magnet Brains is a 100% free course IIT JEE module program, जहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर, सारा मटेरियल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इन सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करते रहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, अगर ये लेक्चर्स आपको सच में हेल्प कर रहे हैं, सच में अगर आपके काम कर आ रहे हैं और आपको सच में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को, इस वीडियो को, इन कंटेंट को, ये जो सारी चीज़ आपके लिए बनाई जा रही है, इसे लाइक करते रहिए। अपडेटेड रहना है, नोटिफाइड रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी मेहनत किया हुआ मटेरियल, इतना पूरा बड़ा प्रोडक्ट अगर आपको किसी के लिए मिल रहा है और आपको लगता है कि कुछ और लोगों को भी इस फीचर को, इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, तो प्लीज़ उन तक पहुँचाइए, उनसे शेयर करिए। विद दैट आई बिलीव वी हैव डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच।